मैंने सड़क के किनारे से एक अजीब कांच का डिब्बा खरीदा और बाद में पता चला कि उसके अंदर एक मिनीचर कल्चरेशन वर्ल्ड मौजूद है। मैंने उसमें एक साधारण सा लॉबस्टर फेंक दिया था, लेकिन वह वहाँ एक शक्तिशाली डीमन बन गया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। वहीं एक छोटी सी खिलौने जैसी तलवार वहाँ एक डिवाइन वेपन बन गई जिसने एक महान एम्परर को सील कर दिया। उनकी नज़रों में मैं वह सेलेस्टियल एम्परर हूँ जो सभी युगों पर शासन करता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि असल में मैं बस एक कैंसर पेशेंट हूँ जिसकी ज़िंदगी में 3 महीने से भी कम समय बचा है। उसी समय जब मैंने 388 युआन का लॉबस्टर ऑन ऑर्डर किया था, मैं उस प्रोजेक्शन ग्लास बॉक्स को ध्यान से देखने लगा। जैसे ही मैंने उसका स्विच ऑन किया, तुरंत एक टेचर दिखाई देने लगा और उसमें एक छोटी सी शैडो लगातार हिलती डुलती नजर आ रही थी। मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो साफ समझ आया कि वह एक जवान लड़की है जिसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था और दो भयानक काले वुल्व्स उसका पीछा कर रहे थे। उसके चेहरे पर गहरी निराशा थी। उसने पीछे की ओर उंगली दिखाई और एक उड़ती हुई तलवार रोशनी की किरण बनकर उन दोनों काले वुल्व्स की तरफ चली गई, लेकिन वे आसानी से बच गए और सीधे उस लड़की पर झपट पड़े, उसे ज़मीन पर गिराकर नोचने लगे। ये प्रोजेक्शन इतना ज़्यादा रियलिस्टिक था कि मैं सच में यह दृश्य देख नहीं पा रहा था। मुझे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई जिसने कहा था कि यह प्रोजेक्शन इंटरैक्टिव लगता है। इसलिए मैंने 2 टूथपिक्स उठाए और कांच के डिब्बे के ऊपर से उन दोनों काले वुल्फ्स पर फेंक दिए। आसमान से गिरे उन टूथपिक्स ने, जबकि वे वुल्फ्स बस कुछ मिलीमीटर के ही थे, तुरंत उन्हें आर पार भेद दिया। कुकिंगन यह देखकर हैरान रह गई। उसने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन वहां बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं था। ज्यादा सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से एक मेडिसिनल पिल निकाली और पद्मासन में बैठकर खुद को हील करने लगी। लगभग 15 मिनट बाद कुकिंगन को थोड़ी ताकत वापस मिली। वह पास के विशाल लकड़ी के खंभों जैसे टूथपिक्स के पास पहुंची और मरे हुए डीमन वुल्फ्स को देखकर कांप उठी। उसने कहा, यह शक्ति निश्चित रूप से किसी महान एक्सपर्ट की है। मैं कुकिंगन एज्योर थंडर सेक्ट की डिसाइपल वेनरेबल सीनियर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी मदद की। लेकिन काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। उसी समय जिस वेनरेबल सीनियर का नाम वह ले रही थी, वह दरअसल दरवाज़ा खोलकर अपनी 388 युएन की डिलीवरी लेने जा रहा था। मैं उस लग्जरी शरिम्प बॉक्स के साथ अपने कमरे में लौट आया और जैसे ही खाने बैठा, अचानक देखा कि कांच के डिब्बे में वह छोटी सी लड़की उन टूथपिक्स के सामने घुटनों के बल बैठी कुछ कह रही है। मैं पास गया और साफ सुना, धन्यवाद वेनरेबल सीनियर। आपकी सहायता के लिए कृपया अपने मैजिकल ट्रेजर वापस ले लें ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इसे हासिल ना कर सके। मैं मन ही मन हंस पड़ा। ये तो बस 2 टूथपिक्स हैं, लेकिन इस प्रोजेक्शन का इंटरेक्शन सच में कमाल का है। यहाँ तक कि कहानी अपने आप जनरेट हो रही है। मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया और खाते खाते उस छोटी किंतु अत्यंत सुंदर लड़की को देखने लगा। उधर कुकिंगान बेचैनी से उन टूथपिक्स के चारों ओर घूमती रही, फिर अचानक लड़खड़ा कर भूमि पर गिर पड़ी क्योंकि उसे लगभग 15 दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उसकी कल्टीवेशन केवल 13वें लेवल तक ही पहुंची थी और वह अभी कॉस्मिक एनर्जी से अपना पेट नहीं भर सकती थी। उसने डीमन वुल्फ के कॉप्स की ओर देखा। जीवित रहने के लिए अब नखरे करने का समय नहीं था। उसने वुल्फ के फ्लेश का एक टुकड़ा काटकर अपने मुख में डाल लिया। उसकी दुर्गंध से उसे उल्टी आने लगी, किंतु जीवित रहने के लिए उसे निगलना ही पड़ा। ये सीन देखकर मैं व्याकुल हो उठा, इसलिए मैंने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी हुई लॉबस्टर की एक बड़ी लाल चमकती हुई क्लॉ उस छोटी लड़की के पास रख दी। वह विशाल ऑब्जेक्ट सीधे उसके सामने गिरी और जमीन कई बार कांप उठी। कुकिंगन अस्टोनिश्ड होकर बोली, यह कैसी डीमन क्रिएचर की लिम्ब है, इतनी विशाल। तभी अचानक उसके हृदय में एक वॉयस गूंजा, खाओ। उसने तुरंत चारों ओर देखा, परंतु वहां कोई भी नहीं था। फिर भी वह समझ गई कि वही वेनरेबल सीनियर पुनः उसकी सहायता कर रहे हैं। उसने श्रद्धा से कहा, धन्यवाद वेनरेबल सीनियर। केवल उसकी फ्रेग्रेंस से ही उसे एनर्जी का अनुभव होने लगा। उसने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसे काटने का प्रयास किया, किंतु केवल मेटल के टकराने की साउंड हुई और उसकी स्वॉर्ड तुरंत टूट गई, जबकि उस क्लॉ पर एक स्क्रैच तक नहीं आई। ये देखकर कुकिंगान डिसबिलीफ में पड़ गई। अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसका परिवार समृद्ध नहीं था।
और यह सोर्ड उसके मास्टर ने अपनी सेविंग्स से उसके लिए बनवाई थी। उधर मैं उस छोटी सी फिगर को बड़े आनंद से देख रहा था और सोच रहा था कि 800 रुपये वास्तव में वर्थ इट थे। उसकी आंखों के किनारों पर आंसुओं जैसे एक्सप्रेशंस अत्यंत रियलिस्टिक प्रतीत हो रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना इस क्लॉ को खोलकर देखा जाए कि वह छोटी लड़की कैसी रिएक्शन देती है। मैंने कहा, पीछे हटो कुकिंगन। वह कंफ्यूजन में ऊपर देखने लगी और तभी आकाश से एक विशाल गोल्डन हैंड वॉइड से प्रकट हुआ। उसने उस डीमन क्रीचर की लिम्ब को सरलता से पकड़ लिया। एक तीव्र साउंड के साथ वह क्लॉ टूट गई और वह गोल्डन हैंड धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। कुकिंगन पूर्णतः स्टंडेड रह गई। उसने सोचा था कि वह वेनरेबल सीनियर शक्तिशाली है, परंतु इतने अधिक पावरफुल होंगे यह उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सामने वाइट फ्लैश देखकर वह स्वयं को रोक नहीं सकी और अपनी स्थिति की परवाह किए बिना खाने लगी। उसे इतनी तीव्र हंगर से खाते देखकर मुझे भी भूख लगने लगी। किंतु तभी मैंने कुछ विचित्र देखा। इस बॉक्स में श्रिम्प मीट कम क्यों हो रहा है? एक प्रोजेक्शन भोजन को कैसे कंज्यूम कर सकता है? मैंने पुनः उन टूथपिक्स की ओर देखा। वे डीमन वुल्फ्स के ब्लड से लथपथ थे। ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। क्या ऐसा संभव है कि मेरा कैंसर मस्तिष्क तक फैल गया हो और मुझे हेल्यूसिनेशंस हो रही हों? मैंने अपने बालों पर हाथ फेरा और निश्चय किया कि इसका टेस्ट करना चाहिए। मैंने ध्यानपूर्वक एनवायरनमेंट का निरीक्षण करना आरंभ किया और देखा कि कांच के बॉक्स में दिखाई देने वाला सीन सदैव उसी लड़की के आसपास केंद्रित रहता है। उसे दूर का एरिया दिखाई ही नहीं देता। क्या यह प्रोजेक्शन केवल उसी लड़की के आसपास लगभग 300 मीटर्स के एरिया को ही दिखाता है? मैं अभी विचार ही कर रहा था कि अचानक ज़मीन कांपने लगी, मानो नीचे से कुछ उस लड़की की ओर बढ़ रहा हो। मैंने तुरंत उसे वार्निंग दी। आधा भोजन कर रही कुकिंगन ने जैसे ही वह वॉइस सुना, उसने तत्काल इंस्टिंक्ट से अपनी टूटी हुई सोट को कसकर पकड़ लिया और सावधानीपूर्वक चारों ओर देखने लगी। दूर दूर तक पीली रेत आकाश में उड़ती दिखाई दे रही थी, मानो कुछ अत्यंत तीव्र स्पीड से उसकी ओर बढ़ रहा हो। वह वास्तव में सैंड वर्म्स थे। कुकिंगन घबरा गई। धिक्कार है, ये वर्म्स तो सामान्यतः डॉर्मेंट रहते हैं, फिर अचानक वे कैसे जाग गए? तभी कुकिंगन को मानो कुछ समझ में आया और उसने पीछे पड़े उस लाल क्रस्टेशन क्लॉ की ओर देखा। लेकिन वह केवल एक क्षण के लिए अपना अटेंशन भटका बैठी थी और उसी समय लगभग 20 मीटर्स लंबा एक विशाल सैंडवर्म उसके सामने आ पहुंचा, जिसने अपना माउथ खोल दिया जो भयानक टीथ से भरा हुआ था। कुकिंगन ने अपनी टूटी हुई फ्लाइंग स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया और बिना किसी हेसिटेशन के सीधे उसकी ओर छलांग लगा दी और अटैक शुरू कर दिया। लेकिन सैंडवर्म उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था और उसी केयरलेस मोमेंट का फ़ायदा उठाकर उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड का आधा हिस्सा सीधे उसके ब्रेन में धंस गया, जिससे सैंडवर्म पेन से पागलों की तरह तड़पने लगा और बेतहाशा ट्विस्ट करने लगा। ये सब देखकर मैं भी काफ़ी पैनिक हो गया और तभी मेरी नज़र अचानक मेज़ पर पड़े लाइटर पर पड़ी। मैंने तुरंत लाइटर उठाया और उसका इलेक्ट्रिक इग्निशन डिवाइस निकाल लिया और ज़ोर से चिल्लाया, दूर हट जाओ कुकिंगन। कुकिंगन ने जैसे ही मास्टर की वॉइस सुनी, वह तुरंत इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गई और उसी क्षण सैंडवर्म का बॉडी झटका खाकर दूर जा गिरा। तभी अचानक पूरा स्काई बदल गया। जो अभी कुछ पल पहले क्लियर ब्लू था, वह एकदम से डार्क क्लाउड्स और डिमोनिक विंड से भर गया और कुछ ही सेकंड्स में सन पूरी तरह छिप गया। सैंडवर्म ने फियर में अपना सिर उठाया और उसका पूरा बॉडी कांपने लगा। वह भागना चाहता था, लेकिन स्काई में जमा एनर्जी ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया और तभी एक भयानक ब्लू लाइटनिंग स्ट्रीक आसमान को चीरती हुई नीचे गिरी और सीधे उसके बॉडी पर गिर गई, जिससे ऐसा लगा जैसे स्काई और अर्थ दोनों ही टीयर हो गए हों। कुछ ही क्षणों बाद क्लाउड्स हट गए और सन फिर से चमकने लगा, लेकिन ज़मीन पर बना विशाल क्रेटर उस भयानक घटना का साफ प्रूफ दे रहा था। और उस जले हुए वर्म जैसे क्रीचर को देखकर मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार मैंने उस छोटे कैरेक्टर को बचा लिया था। मैंने तुरंत पूछा, क्या तुम ठीक हो? और कुकिंगन ने हल्की आवाज़ में जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ मास्टर, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं सच में नहीं जानती कि मैं आपका आभार कैसे एक्सप्रेस करूं। अगर मास्टर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आपकी हर इच्छा को फुलफ़िल करूंगी, सच में कुछ भी। उसकी बात सुनकर मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई फ्लाइंग स्वॉर्ड है? तो उसने जवाब दिया कि उसकी ओरिजिनल फ्लाइंग स्वॉर्ड तो टूट चुकी है, लेकिन उसके पास एक प्रैक्टिस फ्लाइंग स्वॉर्ड है जो उसके मास्टर ने ट्रेनिंग के लिए दी थी, और अगर वेनरेबल सीनियर चाहें तो वह उसे दे सकती है।
मैंने तुरंत कहा कि मुझे दे दो, और यह सुनते ही कुकिंगन जल्दी से अपना स्टोरेज बैग खोलकर सर्च करने लगी और कुछ ही देर में उसे एक वुडन फ्लाइंग सोर्ड मिल गई। लेकिन वह कंफ्यूज थी कि इसे सीनियर को कैसे दे, इसलिए उसने बहुत सावधानी से उसे ज़मीन में गाड़ दिया और सिर झुकाकर बोली, मास्टर, यह एक प्रैक्टिस फ्लाइंग सोर्ड है जिसे मेरे मास्टर ने खुद कंस्ट्रक्ट किया था, और अब यह आपकी है। इसके भीतर सोर्ड कंट्रोल फॉर्मेशन स्थापित थी और उसमें स्पिरिचुअल स्टोन्स भी एम्बेडेड थे, इसलिए एक सामान्य पर्सन भी इसका उपयोग कर सकता था। और यह विशेष रूप से सोर्ड कंट्रोल टेक्निक के प्रैक्टिस के लिए डिज़ाइन की गई थी। मैं उस फ्लाइंग सोर्ड को ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कर रहा था, जो बाल से भी अधिक थिन प्रतीत हो रही थी, और उसे हाथ से उठाना लगभग इम्पॉसिबल था। इसलिए मैंने अत्यंत सावधानी से एक ट्वीज़र कांच के बॉक्स के भीतर डाली ताकि बिना किसी डैमेज के उसे उठाया जा सके। और उसी क्षण स्काई में दो विशाल मेटेलिक रॉड्स प्रकट हुईं, जिन्होंने धीरे धीरे ज़मीन में खड़ी उस वुडन सोर्ड को उठा लिया, मानो किसी इनविजिबल फोर्स द्वारा कंट्रोल हो रही हो। यह सीन देखकर कुकिंगान पूरी तरह अस्तनिष्ठ रह गई और उसके माइंड में अनेक थॉट्स आने लगे। वह सोचने लगी कि शायद यह वेनरेबल सीनियर स्वयं को रिवील नहीं करना चाहते और इसके पीछे अवश्य ही कोई हिडन रीज़न होगा। उधर मैं उस छोटी वुडन सोर्ड को अपने हाथ में लेकर उसका डिटेल्ड इंस्पेक्शन करने लगा और उसके स्ट्रक्चर तथा उसमें निहित पावर को समझने का प्रयास करता रहा। तभी कुकीगन ने रिस्पेक्टफुल टोन में कहा कि इस बॉक्स के भीतर का वर्ल्ड वास्तव में सीनियर का ही डोमेन है और यहाँ की हर वस्तु उनकी पावर के अंडर है। फिर उसने हेसिटेशन के साथ पूछा कि क्या वह उस डीमन श्रिम्प को अपने साथ ले जा सकती है, क्योंकि उसके साथी डिसाइपल्स लगभग 1 वर्ष से हाफ डीमन क्रीचर से सराउंडेड है और अब अधिक समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने उसे पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए कहा ताकि मैं सही डिसीजन ले सकूं। ये सुनकर कुकिंगन ने अत्यंत आदर के साथ पूरी स्टोरी बतानी शुरू की और उसके वर्ड्स में पेन और टेंशन साफ झलक रहा था। उसने बताया कि उसके मास्टर ने इसी बैरन लैंड पर एज्योर थंडर सेक्ट की फाउंडेशन रखी थी और लंबे समय तक वहाँ पीस बना रहा था, लेकिन 1 वर्ष पहले अचानक हाफ डेमन रेस ने एक मैसिव और डिस्ट्रक्टिव अटैक कर दिया, जिससे सेक्ट लगभग डिस्ट्रॉय हो गया। और उस समय की सिचुएशन इतनी टेरिफाइंग थी कि जीवित बचना ही एक मिरेकल जैसा था। सौभाग्य से ग्रेट सिया डायनेस्टी के अन्य सेक्ट्स भी इस वॉर में शामिल हो गए और उन्होंने मिलकर हाफ डीमन क्रीचर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह विक्ट्री परमानेंट नहीं थी, क्योंकि किसी ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वे हाफ डीमंस तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देंगे और उन्होंने पूरे एजर थंडर सेक्ट को चारों ओर से सराउंड कर लिया ताकि कोई भी रिसोर्सेस अंदर न पहुंच सके और सेक्ट के लोग धीरे धीरे हंगर और एग्जॉस्शन से खत्म हो जाए। यह एक लॉन्ग टर्म और क्रूल स्ट्रैटेजी थी जिसका उद्देश्य बिना डायरेक्ट बैटल के एनिमी को एलिमिनेट करना था। कुकिंगन को हेल्प मांगने के लिए भेजा गया था और उसे यह भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि यदि सहायता प्राप्त न हो सके तो कम से कम कुछ एसेंशियल सप्लाईज लेकर वापस लौटे। उसकी बातों को सुनकर मुझे पूरी सिचुएशन क्लियरली समझ में आ गई और मैंने बिना डिले किए उसे सब कुछ ले जाने की परमिशन दे दी। मैंने यह भी कहा कि यदि यह सफिशेंट ना हो तो मेरे पास और भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे उनकी मदद की जा सकती है। और यह सुनकर कुकिंगन बेहद इमोशनल हो गई और तुरंत बोली कि यह सब उसके लिए मोर देन इनफ है। उसने आगे कहा कि यह डीमन क्रीचर का रोस्टेड मीट अत्यंत न्यूट्रिशियस है और इसमें अबंडेंट स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है जो बॉडी को स्ट्रेंथन करने में मदद करती है। उसके अनुसार यह किसी हाई लेवल स्पिरिचुअल मेडिसिन के समान इफ़ेक्टिव है और इसकी मदद से वे हाफ डेमन क्रिएचर्स के खिलाफ फिर से फाइट कर सकते हैं। उसकी आंखों में अब होप की एक नई चमक दिखाई दे रही थी, मानो उसे विश्वास हो गया हो कि वह अपने कंपेनियंस को बचा पाएगी। इसके बाद कुकिंगन ने एक स्टोरेज बैग निकाला जिस पर मिस्टीरियस सिंबल्स अंकित थे और जो किसी स्पेशल पावर से इन्फ्यूज्ड प्रतीत हो रहा था। उसने उस बैग को लॉबस्टर के विशाल क्लॉ की ओर हल्के से वेव किया और देखते ही देखते वह विशाल क्लॉ तुरंत वैनिश हो गया, मानो उसे किसी अन्य डायमेंशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया हो। यह देखकर मैंने उससे पूछा कि क्या यह बैग फुल हो गया है, तो कुकिंगन ने काम वॉइस में जवाब दिया कि यह पहले ही फुल हो चुका है और उसने यह भी कहा कि वह तो इसे केवल प्रैक्टिस या फन के लिए निकालने वाली थी, लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि उसका स्टोरेज स्पेस इतना लिमिटेड होगा। इसके बाद उसने रिस्पेक्टफुल टोन में कहा कि अब वह अपने सेक्ट की ओर वापस जा रही है और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं भी उसके साथ चलकर सिचुएशन देखना चाहूँगा। मैंने जवाब दिया कि इस समय मेरे पास कुछ अन्य टास्क हैं
और मैं बाद में इस बारे में कंसिडर करूंगा। ये सुनकर कुकिंगन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा कि यदि वेनरेबल सीनियर के पास कभी टाइम हो तो जिंगल सेक्ट सदैव उनका स्वागत करेगा। और यह कहकर वह तेजी से उस विशाल डिजर्ट की डेप्थ्स में आगे बढ़ गई और धीरे धीरे उसकी फिगर मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं ग्लास बॉक्स के बाहर खड़ा होकर उसे जाते हुए ध्यान से ऑब्जर्व करता रहा और यह महसूस कर रहा था कि यह वर्ल्ड बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वास्तव में जैसे जैसे कुकिंगान आगे बढ़ रही थी, बॉक्स के अंदर का सीन भी उसके साथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि वह हमेशा उसी के आसपास सेंटर्ड रहता था। कुछ समय बाद एक विशाल माउंटेन दिखाई देने लगा जिसके चारों ओर डार्क शैडोज मंडरा रही थीं और पूरे इन्वायरमेंट में एक अजीब एनर्जी फ्लो हो रहा था। उस माउंटेन के चारों ओर लाइट रेस फ्लोट कर रही थीं और बीच बीच में लाइटनिंग फ्लैश हो रही थी जो उसकी डिफेंस सिस्टम की इमेंस पावर को दिखा रही थी। वास्तव में यह जिंगल सेक्ट की मैसिव डिफेंसिव फॉर्मेशन थी जिसे 5 थंडर एनहिलेशन फॉर्मेशन कहा जाता था। और लंबे समय से सीज के बावजूद डीमन रेस इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाई थी, इसलिए वे केवल सेक्ट को चारों ओर से सराउंड करके उसके कल्टीवेटर्स को एग्जॉस्ट करने और रिसोर्सेज कट ऑफ करके वीकन करने की स्ट्रैटेजी अपना रहे थे। उसी समय हाफ डेमन कैंप के बीच एक स्ट्रेंज क्रिएचर खड़ा था जिसका हेड वुल्फ का और बॉडी ह्यूमन का था और उसके फेस पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। वह हाफ डेमन रेस का लीडर हिली था जो पूरी सिचुएशन को लेकर बेहद वरीड लग रहा था। वह रेस्टलेस होकर कह रहा था कि उसने शुरुआत से ही वॉर्न किया था कि इस ग्रेट डेजर्ट में रिसोर्सेज बेहद लिमिटेड हैं और अंततः उन्हें ह्यूमन से वॉर करना ही पड़ेगा। और उसने यह भी कहा कि वे पहले से ही पुअर हैं और अगर वे ह्यूमंस को लूट भी लें तो क्या वे सच में रिच बन पाएंगे। हिली ने आगे कहा कि अगर यह कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह चलता रहा तो यह कहना मुश्किल है कि ह्यूमंस कितने समय तक सर्वाइव करेंगे, लेकिन यह निश्चित है कि हाफ डीमन रेस भी हेविली डैमेज्ड हो जाएगी। उसके वर्ड्स में केवल स्ट्रेटेजिक कंसर्न ही नहीं बल्कि फ्यूचर को लेकर डीप फियर भी साफ झलक रहा था। तभी अचानक कैंप के मध्य एक ओल्ड मैन अपीयर हुआ जिसकी मियर प्रेजेंस से पूरा एनवायरनमेंट हैवी और टेरिफाइंग हो गया। उसने कठोर वॉइस में कहा कि तुम लोग लॉर्ड डमन को अटैक करने से क्यों रोक रहे हो, जबकि इस सेक्ट की डिफेंसिव फॉर्मेशन बेहद पावरफुल है और इसे फोर्स से ब्रेक नहीं किया जा सकता। उसने साफ कहा कि उन्हें केवल सही टाइमिंग का वेट करना चाहिए, लेकिन उसकी टोन में मॉकरी भी साफ झलक रही थी। वह कोल्ड तरीके से हंसा और बोला कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वे लोग वास्तव में कुछ करना ही नहीं चाहते। उसकी टेरिफाइंग ऑनरा ने आसपास खड़े हाफ डेमन क्रिएचर्स को पूरी तरह सप्रेस कर दिया और सभी के फेसेस पर फियर क्लियरली दिखाई देने लगा। तभी किसी ने पैनिक में कहा कि यह यूनिंग स्टेज का एंशिएंट पावर हाउस है और यह सुनते ही सभी कंप्लीटली स्टंट रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतना पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ कैसे आ सकता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तुरंत ही किसी ने आगे बढ़कर बहुत रिस्पेक्टफुल टोन में कहा कि महाराज कृपया अपना एंगर शांत करें और सिचुएशन को समझने का प्रयास करें। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अन्य सेक्ट्स इस बात से डरते हैं कि अगर जिंगल सेक्ट पर फुल स्केल अटैक किया गया तो अगला टारगेट वे खुद बन सकते हैं। इसी कारण वे सभी यूनाइट होकर जिंगल सेक्ट में गैदर हो गए हैं और हाफ डीमन रेस के खिलाफ ऑर्गेनाइज तरीके से फाइट करने के लिए रेडी है। भले ही ग्रेट एम्परर डायनेस्टी का यह सेक्ट साइज में छोटा हो, लेकिन जब मल्टीपल सेक्ट्स एक साथ खड़े हो जाते हैं तो उनकी कंबाइंड पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ओल्ड मैन ने यह सब सुनकर हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया कि यह सब केवल एक स्केटर्ड क्राउड है और इससे कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा। उसने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उस एंशिएंट लॉर्ड की साइड की सिचुएशन लगभग स्टेबलाइज हो चुकी है और अब समय आ गया है कि इन डिसओबीडियंट लोगों से डील किया जाए। उसने यह भी कहा कि उसे समझ नहीं आता कि उसने कौन सा सिन किया था जिसके कारण ह्यूमंस के कॉन्फ्लिक्ट में हाफ डीमन रेस को भी ड्रैग कर लिया गया, लेकिन फिर भी उसने एक्सेप्ट किया कि कम से कम उन्होंने इस जगह को सराउंड करके किसी को एस्केप नहीं होने दिया। हालांकि उसने यह भी मेंशन किया कि एक वुमन वहां से निकलने में सफल हो गई थी, जिससे उसकी टोन में स्लाइट डिससैटिस्फैक्शन दिखाई दिया। तभी हिली आगे बढ़ा और बोला कि महाराज चिंता न करें, उसने पहले ही सोल्जर्स को उसके पीछे भेज दिया है और उसे जल्द ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये सुनकर ओल्ड मैन के फेस पर अचानक सीरियसनेस आ गई और उसने तुरंत एक इमेज निकालकर सभी को दिखाया जिसमें क्लियरली कुकिंगान की फिगर बनी हुई थी। उसने शार्प टोन में पूछा कि क्या वही वुमन है और
हिली ने बिना हेसिटेशन के जवाब दिया कि हाँ वही है, तभी उसी मोमेंट एक छोटा वुल्फ डेमन तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और पैनिक भरी वॉइस में रिपोर्ट दी कि उस ह्यूमन के कंपेनियन का पीछा करने गया डीमन लॉर्ड मारा गया है। यह सुनते ही ओल्ड मैन फ्यूरियस हो गया और जोर से चिल्लाया कि क्या उन्होंने उसे एस्केप करने दिया या नहीं। तभी हिली ने सिचुएशन क्लियर करते हुए कहा कि वह वुमन वापस लौट आई है। फिर उसने फर्म टोन में कहा कि वह खुद उसे किल करेगा और उसे सेक्ट के अंदर एंटर नहीं करने देगा और बेहतर होगा कि उसी समय उस मास्टर को भी एलिमिनेट कर दिया जाए। इसके बाद उसने यह भी कहा कि जिंगल सेक्ट ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर सीज को सिर्फ इसलिए ब्रेक किया था ताकि वे रीइंफोर्समेंट्स ला सकें, और अगर उनके रीइंफोर्समेंट्स बहुत पावरफुल हुए तो सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जा सकती है। यह सुनकर ओल्ड मैन कोल्ड वॉइस में बोला कि ऐसी कौन सी पावर है जो डाओ सेक्ट के बराबर हो सकती है, क्योंकि डाओ सेक्ट सेंट्रल लैंड की टॉप सेक्ट है और राइचियस अलायंस की लीडर भी वही है। हिली उस ओल्ड मैन की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसकी बैकग्राउंड इतनी टेरिफाइंग और इन्फ्लुएंशियल होगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी जिंगल सेक्ट ने आखिर दाओजोंग को कैसे ऑफेंड कर दिया कि इतनी बड़ी फोर्स उनके पीछे पड़ गई, और उसे यह भी शौक हो रहा था कि कुकिंगन जैसी छोटी कल्टीवेटर जो अभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक भी नहीं पहुंची, उसके पीछे एक नेसेंट सोल लेवल कल्टीवेटर क्यों लगा हुआ है। उसकी इंट्यूशन उसे बार बार वार्न कर रही थी कि इन सीक्रेट्स को जानने की कोशिश ना करना ही बेहतर है, क्योंकि इनमें ज़रूर कोई डीप और डेंजरस मिस्ट्री छिपी हुई है। उसी समय मेरी टेबल पर रखी वह छोटी वुडन सोर्ड हल्के हल्के वाइब्रेट करने लगी और धीरे धीरे उसका साइज बढ़ने लगा, जब तक कि वह लगभग 1 मीटर लंबी सोर्ड में ट्रांसफॉर्म नहीं हो गई, जिस पर मिस्टीरियस रून्स क्लियरली दिखाई दे रहे थे। मैं यह देखकर पूरी तरह स्टंट रह गया और तुरंत उस सोर्ड को अपने हाथ में उठा लिया। मैंने महसूस किया कि वह सरप्राइजिंगली लाइट थी और उससे हल्की वार्मथ भी निकल रही थी, लेकिन मेरे माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि इसे यूज़ कैसे किया जाए। मैंने अपने माइंड में इमेजिन किया कि यह सोर्ड स्काई में उड़ रही है और उसी मोमेंट वह सोर्ड हल्के से ट्रेम्बल करने लगी और धीरे धीरे मेरे हाथ से निकलकर हवा में फ्लोट करने लगी। फिर जैसे ही मैंने डायरेक्शन सोची, वह उसी डायरेक्शन में पूरे रूम के अंदर स्मूथली फ्लाई करने लगी, मानो वह मेरे थॉट्स को समझ रही हो। मैंने तुरंत उसे वापस बुला लिया और मेरा हार्ट तेज़ी से बीट करने लगा। मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आया कि शायद मेरा एंड अभी नहीं आने वाला, और अगर मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से कुछ मेडिसिनल पिल्स हासिल कर सकूं, तो शायद मैं अपनी इलनेस को क्योर कर सकता हूं। मैंने अपने अंदर उठ रही एक्साइटमेंट को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, क्योंकि इस समय मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि वह ओल्ड मैन आखिर कौन था जिसने मुझे यह मिस्टीरियस बॉक्स भेजा, और उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। लगभग आधे घंटे बाद मैं उसी प्लेस पर पहुंचा जहां सुबह उसका स्टॉल लगा हुआ था, लेकिन वहां ना तो वह ओल्ड मैन था और ना ही उसका कोई सामान दिखाई दे रहा था। पूरा एरिया कंप्लीटली एम्प्टी था, मानो वह कभी वहां मौजूद ही नहीं था और यह सब केवल एक इल्यूजन रहा हो। पास खड़े एक दुकानदार ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यंग मैन, लगता है तुम्हें उस ओल्ड मैन ने स्कैम कर दिया है। उसने हल्की हंसी के साथ आगे कहा कि सुनो, उसका बेटा असल में एक टूम रॉबर है। और यह सुनते ही मेरे माइंड में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस उठने लगे, जिनके आंसर्स अब मेरे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे। उस दुकानदार ने आगे बताया कि उसका बेटा ग्रेव्स खोदता था और वह ओल्ड मैन उन ग्रेव्स से निकली रेलिक्स को सेल करता था। कुछ दिन पहले उसका बेटा एक टूम खोदते समय अंदर ही मर गया और उसके बाद वह ओल्ड मैन भी हार्ट अटैक से मर गया। ये सुनकर मैं पूरी तरह स्टंड रह गया और कुछ मोमेंट्स तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने ये भी कहा कि इसलिए मेरे 800 युएन मुझे कभी वापस नहीं मिलेंगे। मैं चुपचाप ये सब सुनता रहा और धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि ये ग्लास बॉक्स वास्तव में अंडरग्राउंड से निकाला गया था और अब तक जिसे भी यह मिला उसका एंड अच्छा नहीं हुआ। ये थॉट आते ही मेरे माइंड में एक पल के लिए फियर आया, लेकिन अगले ही मोमेंट मुझे अपनी सिचुएशन याद आ गई कि मेरे पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ये सोचते ही मेरा फियर अचानक ख़त्म हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी कामनेस आ गई। तभी मेरा फ़ोन बजा और मैंने देखा कि वह मेरा कज़न लिंग था। उसने कॉल पर कहा कि उसे पता चला है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और अपने बॉस को भी थ्रेटन किया है, जो मुझे सैलरी तक नहीं दे रहा था। उसने सजेस्ट किया कि मैं वूकिंग चान माउंटेन आ जाऊं, जहां उसके पास मेरे लिए एक टेम्परेरी वर्क अवेलेबल है।
वोकिंग चान माउंटेन तिएन सिटी की सबसे विशाल माउंटेन रेंज थी, जहां एंडलेस माउंटेन्स फैले हुए थे और उनका एंड दिखाई नहीं देता था। मैं वहां की ओर निकल पड़ा और पूरे रास्ते मुझे बिल्कुल भी फटीग फील नहीं हुई, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मेरे बॉडी में एनर्जी का इन्फिनिट सोर्स फ्लो कर रहा है। कुछ प्रोफेशनल रनर्स मेरे साथ स्पीड में compete करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे मेरी कार की टेल लाइट्स तक नहीं देख पाए और शॉक्ड होकर कह रहे थे कि यह आदमी चल रहा है या किसी इनविजिबल फोर्स से मूव हो रहा है, क्योंकि कोई नॉर्मल ह्यूमन इतनी स्पीड अचीव नहीं कर सकता। मुझे जल्द ही समझ में आ गया कि यह सब उस फ्लाइंग सॉर्ड में एम्बेडेड स्पिरिचुअल स्टोन्स की वजह से हो रहा है, जो बिना कल्टीवेशन के ही मेरे बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी भर रहे थे और मेरी फिजिकल एबिलिटीज़ को ड्रास्टिकली इन्हांस कर रहे थे। मैंने मन ही मन डिसाइड किया कि बाद में मैं कुकिंगन से कल्टीवेशन मेथड्स के बारे में ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि मेरा गोल इस वर्ल्ड में इनविंसिबल बनना नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना है कि मैं टाइम से पहले मरने से बच सकूं। मेरे अंदर एक नई होप पैदा हो चुकी थी, जो मुझे आगे बढ़ने की मोटिवेशन दे रही थी। आखिरकार जब मैं माउंटेन पीक पर पहुंचा तो वहां मुझे एक जर्जर और टूटा हुआ टेम्पल दिखाई दिया, जो समय के साथ अपनी पुरानी ग्लोरी खो चुका था। उसी जगह एक यंग टोस ने मुझे ग्रीट किया और ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि वह मेरा कज़न लियंग ही था। उसने एक्साइटमेंट के साथ अपना सर्टिफिकेट दिखाया और कहा कि यह उसका टोस्ट सर्टिफिकेट है। ये देखकर मैं मुस्कुरा पड़ा और मजाक में कहा कि अब टोस्ट्स को भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने लगी है। मैंने हंसते हुए ये भी कहा कि सुना है टोस्ट लोग बहुत पैसा कमाते हैं, इसलिए लगता है कि वह अब सक्सेसफुल हो गया है। मेरी यह बात सुनते ही लियंग का फेस अचानक डल हो गया और उसने धीमी वॉइस में कहा कि वह समय पहले था। अब तो उनकी लाइवलीहुड भी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग बुद्धा वर्शिप में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और टाओइस्ट ट्रेडिशन की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। वैसे लियांग ने मुझसे पूछा कि क्या मैं टाओइस्ट बनना चाहूँगा। यद्यपि हाल के समय में उनकी इनकम ज़्यादा नहीं रही थी, फिर भी कम से कम मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो सकती थी। लेकिन मैंने उसका प्रपोजल पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरे माइंड में पहले से ही एक अलग प्लान था। लियांग ने पहले मेरी काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस बार उसकी मदद करने की बारी मेरी है। उसी रात मैं एक डार्क माउंटेन फॉरेस्ट में पहुंचा और वहां पहुंचकर मैंने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को समन किया, जिसके बारे में कुकिंगन ने बताया था कि उसमें बिल्ट इन स्वॉर्ड कंट्रोल फॉर्मेशन है, जिससे एक नॉर्मल पर्सन भी उसे यूज़ कर सकता है। मैंने बहुत केयरफुली उस स्वॉर्ड को ज़मीन पर रखा और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर खड़ा हो गया। मेरे अंदर एक्साइटमेंट और हल्का फियर दोनों एक साथ मौजूद थे। वह वुडन फ्लाइंग स्वॉर्ड धीरे धीरे हवा में उठने लगी और कुछ ही सेकंड्स में उसकी स्पीड बढ़ने लगी। मेरे नीचे के माउंटेन्स छोटे होते चले गए और मैं स्काई में फ्रीली उड़ने लगा। लेकिन मुझे लगा कि इस एक्सपीरियंस में अभी भी कुछ मिसिंग है। मैंने थोड़ा सोचा, फिर अपना फ़ोन निकाला और उसमें म्यूज़िक प्ले कर दिया, जिससे पूरा एक्सपीरियंस और भी अमेजिंग और थ्रिलिंग हो गया। अब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था और मैं खुशी खुशी माउंटेन्स के ऊपर उड़ता जा रहा था, मानो मैंने एक नई वर्ल्ड का गेट खोल दिया हो। मेरे जाने के कुछ समय बाद माउंटेन पर कैंप किए। कुछ लोगों ने स्काई की ओर देखा और एक दूसरे को शॉक में देखने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे सोचने लगे कि क्या यह कोई ड्रीम है या सच में उन्होंने किसी इमॉर्टल बीइंग को स्काई में फ्लाई करते देखा है। उनमें से एक ने तुरंत उस सीन को रिकॉर्ड कर लिया और एक्साइटमेंट में कहा कि अगर इसे इंटरनेट पर अपलोड किया गया तो ये डेफिनेटली वायरल हो जाएगा। मैं मिडनाइट के समय घर वापस आया और एक्सट्रीम टायर्डनेस की वजह से सीधे अपने बेड पर गिर पड़ा और डीप स्लीप में चला गया। मुझे यह बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी इस टेस्ट फ्लाइट ने पूरे माउंटेन एरिया में कितनी बड़ी सेंसेशन क्रिएट कर दी है। माउंटेन पर किसी के स्काई में उड़ने की न्यूज़ तेज़ी से स्प्रेड हो गई और कोइंसिडेंस से उसी माउंटेन पर एक एंशंट टाओइस्ट टेम्पल भी था, जो काफ़ी डेलिबरेट कंडीशन में था और बाहर से बिल्कुल अनऑर्डिनरी दिखता था। इंटरनेट पर लोगों ने इस इवेंट को लेकर अलग अलग थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। कुछ का मानना था कि उस टेम्पल में कोई इमॉर्टल कल्टीवेटर सीक्रेटली कल्टीवेशन कर रहा है, जिसने अपनी प्रेजेंस जानबूझकर हाइड कर रखी है। अगले ही दिन सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग उस टेम्पल के बाहर गैदर हो गए और पूरे एरिया को सराउंड कर लिया। लियंग के मास्टर सुबह उठे और इतने सारे लोगों को देखकर शॉक्ड रह गए, क्योंकि वे ना तो फॉर्चून टेलिंग के लिए आए थे और ना ही
ऑफरिंग्स देने के लिए। वे सिर्फ यह जानना चाहते थे कि क्या वे सच में उस इमॉर्टल पर्सन से मिल सकते हैं जिसने स्काई में उड़ान भरी थी। थोड़ी ही देर में टॉइस्ट प्रीस्ट को समझ में आ गया कि यह सिचुएशन उनके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और तुरंत ही पूरे टेम्पल के लाउड स्पीकर्स पर एक मिस्टीरियस म्यूजिक प्ले होने लगा, जिससे पूरा एनवायरनमेंट और भी मिस्टिकल और अट्रैक्टिव बन गया, और वहाँ मौजूद लोगों की क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। हर बार जब कोई यह पूछता कि क्या वह इमॉर्टल पर्सन से मिल सकता है, तो वह कोई क्लियर आंसर नहीं देता था और केवल हल्की स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड करता था, जिससे लोगों की क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। इस मिस्टीरियस बिहेवियर ने वहाँ मौजूद सभी लोगों की इमेजिनेशन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, और पूरे एनवायरनमेंट में एक अजीब एक्साइटमेंट फैल गया। इस सीन को देखकर ग्वानंग टेम्पल के मंक्स भी पूरी तरह शॉक्ड रह गए, और उनके माइंड में ये थॉट आने लगा कि गॉड्स और बुद्धा की पूजा करने के बजाय डायरेक्ट इमोर्टैलिटी कल्टीवेशन करना शायद ज़्यादा इफेक्टिव पाथ हो सकता है। वे आपस में डिस्कशन करने लगे कि अब शायद इमोर्टैलिटी कल्टीवेशन का ही ईरा आने वाला है और यही फ्यूचर डायरेक्शन होगा। मैंने भी इस टॉपिक को एक ट्रेंडिंग डिस्कशन के रूप में देखा और बिना स्माइल किए नहीं रह सका, क्योंकि मुझे इस सिचुएशन की रियलिटी का कुछ अंदाज़ा था। मेरे माइंड में ये भी आया कि अब लिंग काफ़ी बिजी हो गया होगा और ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। साथ ही मैंने यह भी सोचा कि क्या मुझे सही टाइमिंग देखकर फिर से उस माउंटेन पर जाकर सोर्ड के ज़रिए उड़ना चाहिए, ताकि यह मिस्ट्री और भी डीपन हो जाए। उधर कुकिंगन डस्ट से कवर्ड तेज स्पीड से आगे बढ़ रही थी, और उसने रास्ते में कहीं भी रुकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे फियर था कि उसके पीछे लगे एनिमीज फिर से उसके पास पहुंच सकते हैं। सौभाग्य से उस दिन उसका लक उसके साथ था, और वह बिना किसी ऑब्स्टेकल के अपने सेक्ट की ओर बढ़ती रही, और आखिरकार सनराइज से पहले ही जिंगल सेक्ट के पास पहुंच गई। उसने थोड़ी डिस्टेंस पर रुककर सिचुएशन ऑब्जर्व की और देखा कि बैरन लैंड पर हाफ डीमन क्रीचर्स के कैंप्स चारों ओर फैले हुए थे, और उन्होंने पूरे माउंटेन को कंप्लीटली सराउंड कर रखा था। स्काई और ग्राउंड दोनों जगह हाफ डीमन सोल्जर स्टेशन थे, जिससे साफ था कि अंदर जाना या बाहर निकलना बेहद डिफिकल्ट हो चुका था। कुकिंगन ने बहुत केयरफुली अपने पहले से लगाए गए ट्रैप्स और फॉर्मेशंस का यूज़ किया, और धीरे धीरे बिना किसी को अलर्ट किए सेक्ट के अंदर एंटर कर गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसे एक फेमिलियर वॉइस सुनाई दी, और उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक पतली सी यंग गर्ल वहां खड़ी थी, जो उसकी छोटी सिस्टर थी। दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो गईं और एक्साइटमेंट में एक दूसरे को हग कर लिया, मानो बहुत लंबे समय बाद मिल रही हो। उसकी सिस्टर ने इमोशनल होकर कहा कि यह बहुत अच्छा हुआ कि वह सेफली वापस आ गई, क्योंकि सेक्ट मास्टर ने पहले ही वॉर्न किया था कि उनकी मेन डिफेंसिव फॉर्मेशन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। माउंटेन के रिसोर्सेज लगभग ख़त्म हो चुके थे, और अगर वह वापस नहीं आती तो वे सभी वहीं ट्रैप्ड रहकर हंगर और डिस्पेयर से मर जाते। उनकी बात सुनकर सेक्ट के कई लीडर्स भी वहां गैदर हो गए, और कुकिंगन को सेफ देखकर सभी ने राहत की सांस ली। उन्होंने तुरंत कंसर्न और क्यूरियोसिटी के साथ उससे पूछा कि क्या वह कोई रिसोर्सेस लेकर आई है और क्या कोई उनकी मदद करने वाला है। आसपास खड़े सभी सेक्ट लीडर्स की वरीड एक्सप्रेशंस देखकर कुकिंगन को सिचुएशन की सीरियसनेस का पूरा एहसास हो गया, और उसने तुरंत वह इम्पॉर्टेंट आइटम निकालने की कोशिश की जो वह अपने साथ लाई थी, ताकि सबको होप मिल सके और हालात बेहतर हो सके। लेकिन तभी उसी मोमेंट उसकी मास्टर वहां आ पहुंची, और उनके फेस पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अनयूजुअल स्ट्रिक्टनेस और एंगर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बिना कुछ बोले कुकिंगन को सीधे मेन हॉल में ले जाकर डोर बंद कर दिया, और बेलिंग के चेहरे पर उसकी वापसी की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि वह डीप एंगर से भरी हुई थी। और उन्होंने कठोर टोन में पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि एक बार बाहर निकल जाओ तो वापस मत आना? बेलिंग का यह एंगर बेवजह नहीं था, बल्कि उसके पीछे डीप चिंता और हेल्पलेसनेस छिपी हुई थी। वास्तव में वे सारे रिसोर्सेज केवल सेक्ट लीडर्स को टेम्पोरेरीली सेटिस्फाई करने का एक मीडियम थे, और जब उसने अपने लास्ट रिसोर्सेज यूज़ करके कुकिंगन को बाहर भेजा था, तब उसका इंटेंशन उसे वापस बुलाना नहीं, बल्कि उसे अलाइव रखना था, क्योंकि इस सिचुएशन में लौटना सीधे डेथ के माउथ में एंटर करने जैसा था, और वह नहीं चाहता था कि उसका डिसाइपल बेकार में अपनी लाइफ लूज कर दे।
कुकिंगन ने बिना डरे बेलिंग की आंखों में सीधे देखते हुए फर्म वॉइस में कहा कि वह अपने मास्टर को छोड़कर नहीं जा सकती। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका मास्टर चाहता है कि वह सरवाइव करे, लेकिन उसके लिए यह एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था कि वह खुद जिंदा रहे और अपने मास्टर को डेथ के हवाले छोड़ दे। उसके हार्ट में अपने मास्टर के लिए डीप रिस्पेक्ट और अटैचमेंट था और उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर उसे मरना भी पड़े तो वह अपने मास्टर के साथ ही लास्ट मोमेंट तक खड़ी रहेगी। कुकिंगन की उन स्टबर्न और अनवेवरिंग आइज को देखकर बेलिंग समझ गया कि अब उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका डिसीजन कंप्लीटली फिक्स्ड है। उसने एंगर और हेल्पलेसनेस के मिक्स्ड इमोशन में कहा कि वह इतनी फूलिश क्यों है जो अपनी लाइफ को इस तरह रिस्क में डाल रही है। इस पर कुकिंगन ने तुरंत जवाब दिया कि वह रिसोर्सेज लेकर आई है जिससे उनकी सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। बेलिंग ने निराश होकर हेड हिलाते हुए कहा कि अब रिसोर्सेज का कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ऑलरेडी कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। कुकिंगन ने जल्दी से कहा कि बात ऐसी नहीं है, इस बार वह सच में बहुत ज़्यादा और वैल्यूएबल रिसोर्सेज लेकर आई है। बेलिंग ने कोल्ड टोन में कहा कि अगर ऐसा है तो वह उन्हें तुरंत दिखाए ताकि ट्रूथ क्लियर हो सके। कुकिंगन ने चारों ओर देखा और काम वॉइस में कहा कि यह प्लेस बहुत छोटा है और यहाँ सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्हें बाहर चलना चाहिए। इसके बाद दोनों मैन हॉल से बाहर आए, जहाँ पहले से मौजूद कई सेक्ट लीडर्स क्यूरियोसिटी के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगे। बेलिंग कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक स्काई डार्क हो गया और उसने तुरंत ऊपर देखा। सभी की आंखों के सामने अचानक एक मैसिव लॉबस्टर क्लॉ अपीयर हो गया, जो बेहद विशाल और टेरिफाइंग लग रहा था। यह सीन देखकर सभी लोग शॉक में पड़ गए और किसी ने डिसबिलीफ में कहा कि यह किस तरह के डीमन क्रीचर का बॉडी पार्ट हो सकता है। किसी और ने कहा कि इस क्लॉ का मीट एक्सट्रीमली रिच स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है और इसकी एनर्जी इतनी जेंटल है कि इसे बिना रिफाइनिंग प्रोसेस के डायरेक्टली अब्जॉर्ब किया जा सकता है और यह बॉडी को भी ट्रेमेंडसली स्ट्रेंथन कर सकता है। यह सुनते ही बेलिंग ने तुरंत कुकिंगन की ओर देखा और उसकी आंखें शॉक से वाइड हो गईं। उसके माइंड में काउंटलेस क्वेश्चंस उठने लगे और वह सोचने लगा कि उसके डिसाइपल को इतनी रेयर और पावरफुल आइटम आखिर कहाँ से मिली। उसे डाउट हुआ कि कहीं कुकिंगन किसी डिवाइन कल्टीवेटर के हिडन डोमेन तक तो नहीं पहुंच गई थी, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसी चीज़ मिलना इम्पॉसिबल है। उसने तुरंत कुकिंगन का हाथ पकड़ लिया और सीरियस टोन में कहा कि वह उसे पूरी ट्रूथ बताए कि रास्ते में उसके साथ क्या हुआ था। यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग भी बेहद क्यूरियस हो गए और उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे। कुकिंगन ने काम एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया और जर्नी में हुए सभी इवेंट्स को डिटेल में बताना शुरू किया, जिसमें स्काई से गिरी डिवाइन वुडन ऑब्जेक्ट, उस पर नजर गड़ाए डीमन वुल्व्स, स्काई को टीयर करती टेरिफाइंग रोर और लाइटनिंग स्ट्राइक से उन वर्म्स का इंस्टेंटली अनाइलेट हो जाना शामिल था। उसकी स्टोरी सुनते सुनते वहाँ मौजूद सभी लोगों के फेसेस पर शॉक और क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा डीप होते चले गए। अंत में उसकी जूनियर डिसिप्लिन ने सभी बातों का समरी देते हुए कहा कि शॉर्ट में सीनियर डिसिप्लिन कुकीगन को रास्ते में एक बेहद पावरफुल सीनियर कल्टीवेटर मिला था। कुकीगन ने कई बार सिर हिलाकर इस बात की कंफर्मेशन दी और साफ कर दिया कि यह कोई इल्यूजन नहीं था। ये सुनते ही बाकी सेक्ट लीडर्स तुरंत एक्साइटेड होकर पूछने लगे कि क्या उस सीनियर को यहाँ बुलाया जा सकता है, क्योंकि वे इस समय एक बेहद डेंजरस क्राइसिस में फंसे हुए हैं और अगर वह पावरफुल कल्टीवेटर उनकी मदद करने को रेडी हो जाए तो उनकी पूरी सिचुएशन चेंज हो सकती है और वे इस सीज से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यह सुनकर कुकिंगन का एक्सप्रेशन अनईजी हो गया, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उस मिस्टीरियस सीनियर के बारे में क्या एक्सप्लेन करे और उसे यहाँ कैसे बुलाया जाए। बेलिंग ने तुरंत सबकी साइकोलॉजी को समझ लिया और काम लेकिन फर्म टोन में कहा कि वे अपनी होप किसी ऐसे पर्सन पर नहीं टिका सकते जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं है। उसने यह भी कहा कि हो सकता है वह उतना पावरफुल ना हो जितना वे इमेजिन कर रहे हैं और ऐसी अनसर्टेन होप पर डिपेंड करना सही डिसीजन नहीं होगा। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग थोड़े शांत हो गए, क्योंकि कुकिंगन अभी एक यंग कल्टीवेटर थी और उसका एक्सपीरियंस लिमिटेड था। जो इवेंट्स वो बता रही थी, जैसे स्काई को कवर करने वाली पावर और टेरिफाइंग रोअर, हो सकता है कि वे उसके पर्सपेक्टिव से एग्जैजरेशन हो। लेकिन कुकिंगन बेहद एंग्शियस हो गई और उसने जोर देकर कहा कि वह सीनियर सच में बहुत पावरफुल है और वे उसकी बात पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। उसकी वॉइस में डेस्परेशन और इंसिस्टेंस दोनों साफ सुनाई दे रहे थे।
उसी समय बाहर उस ग्रीन ग्लास बॉक्स के पास मैं जागने के बाद हमेशा की तरह उस मिनिएचर वर्ल्ड के लोगों को देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। अचानक मुझे हल्का इरिटेशन हुआ और मैंने सोचा कि ये छोटे लोग जो एक सिंपल लॉबस्टर क्लॉ तक नहीं उठा सकते, मेरी कैपेबिलिटी पर डाउट कर रहे हैं। मैंने डिसाइड किया कि चाहे वे बिलीव करें या ना करें, मैं उन्हें दिखाकर रहूंगा कि एक हैंड से स्काई को कवर करना क्या होता है। उधर कुकिंगन अभी भी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक वह रुक गई और सरप्राइज में ऊपर देखने लगी। उसके इस बिहेवियर को देखकर बाकी सभी लोग भी साइलेंट हो गए और स्काई की तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें सिर्फ क्लाउड्स के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसी मोमेंट कुकिंगन ने मेरी वॉइस सुनी जिसमें पूछा गया था कि उन्हें इस समय क्या चाहिए। कुकिंगन तुरंत मुड़ी और एक्साइटेड वॉइस में बोली कि सीनियर पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। ये सुनते ही बेलिंग का फेस और भी सीरियस हो गया और वह डीप थिंकिंग में चला गया। उसके एक्सप्रेशन से साफ था कि वह इस अपॉर्चुनिटी और उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के बीच बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर वे सीधे उस सीनियर से हेल्प मांगते तो शायद उन्हें उसके बदले भारी प्राइस चुकाना पड़ता। कुछ मोमेंट्स तक इंटेंस सोचने के बाद बेलिंग ने फाइनली डिसीजन लिया और वह तुरंत एक नी पर बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर रिस्पेक्टफुल टोन में कहा कि अगर सीनियर उन्हें एक थंडर स्पिरिट स्टोन प्रोवाइड कर सके जिससे उनकी सेक्ट की डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिव रह सके, तो वे बेहद ग्रेटफुल होंगे। ये उसके हिसाब से सबसे सेफ और लो रिस्क ऑप्शन था, क्योंकि उन्हें सीधे बैटल असिस्टेंस नहीं चाहिए थी, बल्कि सिर्फ अपनी डिफेंस मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, ताकि वे इस बैरन ग्रेट डेजर्ट में सर्वाइव कर सकें और अपनी सेक्ट को बचा सकें। यद्यपि वे हाफ डीमन क्रीचर से चारों ओर से सराउंडेड थे, फिर भी अगर उनके पास उस लॉबस्टर क्लॉ का मीट अवेलेबल रहता तो वे 100 वर्षों तक भी सरवाइव कर सकते थे। इसके विपरीत बाहर खड़े हाफ डेमन क्रीचर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और उनकी कंजम्पशन भी बहुत हाई थी, इसलिए वे इतने लंबे समय तक वहाँ टिक नहीं सकते थे। बेलिंग की यह रिक्वेस्ट सुनकर मैं कुछ मोमेंट्स के लिए कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि थंडर स्पिरिट स्टोन जैसी आइटम मैं कहाँ से लाऊं, ये मेरे लिए एक बड़ा क्वेश्चन था। तभी अचानक मुझे एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन हुआ कि जो आइटम्स मैं इस ग्लास बॉक्स के बाहर से कल्टीवेशन वर्ल्ड में थ्रो करता हूँ, उनका इफेक्ट वहाँ पूरी तरह डिफरेंट और कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ये सोचते ही मैं तुरंत अपने रूम में रखे एक बॉक्स को सर्च करने लगा और उसमें मुझे कुछ बटन्स और बैटरीज मिल गईं। मैंने मन ही मन सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह की थंडर पावर ही होती है और शायद यह उनके लिए यूज़फुल साबित हो सकती है। उसी समय कल्टीवेशन वर्ल्ड में बेलिंग ये देखकर बहुत एंग्शियस हो गया कि सीनियर काफ़ी देर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं और उसे लगा कि शायद उसने ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड कर दी है और वह अपॉलॉजी देने ही वाला था कि तभी अचानक स्काई में चेंज होने लगा। कुछ ही सेकंड्स में क्लाउड्स इधर उधर स्कैटर होने लगे और सभी लोगों ने शॉक में ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि स्काई से एक राउंड मेटालिक ऑब्जेक्ट तेज स्पीड से नीचे गिरती हुई सीधे मेन कोर्टयार्ड में आ गिरी और ग्राउंड पर एक बड़ा क्रेटर बन गया। वह एक सर्कुलर मेटल डिस्क थी जो सिल्वर की तरह शाइन कर रही थी और वहां मौजूद कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वह आखिर क्या है। तभी सीनियर की वॉइस गूंजी कि यह एक बैटरी है। ये सुनकर किसी ने कंफ्यूजन में कहा कि बैटरी का मतलब क्या, या एक थंडर वेसल है, और सभी लोग एक दूसरे को पजल्ड एक्सप्रेशन से देखने लगे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी आइटम नहीं देखी थी। बेलिंग ने तुरंत बाकी लोगों को पीछे हटने का सिग्नल दिया और खुद बहुत केयरफुली उस बैटरी के पास पहुंचा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उस मेटल सरफेस पर रखा और अपनी स्पिरिचुअल सेंस को उसके अंदर फ्लो करने की कोशिश की ताकि वह उसकी रियल पावर को समझ सके। कुछ ही मोमेंट्स पहले तक स्काई पूरी तरह क्लियर था, लेकिन अचानक पूरे स्काई में डार्क क्लाउड्स उमड़ आए और एनवायरनमेंट में इंटेंस एनर्जी भर गई। काउंटलेस लाइटनिंग फ्लैशेस स्काई में फैल गईं और वे शार्प टीथ की तरह चमक रही थीं जो पूरे माउंटेन को ब्राइट लाइट से इल्यूमिनेट कर रही थीं। ये सीन इतना पावरफुल और टेरिफाइंग था कि वहाँ मौजूद सभी लोग कंप्लीटली स्टंट रह गए और किसी को भी अपनी आइज़ पर बिलीव नहीं हो रहा था। बेलिंग इस दृश्य को देखकर पैनिक हो गया और तुरंत पीछे हट गया, फिर ग्राउंड पर नील होकर गिर पड़ा और उसके माउथ से ब्लड निकलने लगा। उसकी वॉइस कांप रही थी और वह शॉक में बोला कि यह सच में एक थंडर पूल है। उसकी आइज़ लगातार ट्रेम्बल कर रही थीं, मानो वह खुद भी जो देख रहा है उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। उसके माइंड में ये थॉट आया कि क्या यह वही थंडर पूल हो सकता है जैसा कि फेमस क्रिम्सन थंडर सेक्ट के पास होता है, क्योंकि ऐसी आइटम केवल बेहद पावरफुल और रेयर प्लेसेस पर ही मिलती है। वह सेंट्रल लैंड के राइचस अलायंस का एक महान सेक्ट था जो थंडर पावर को अब्जॉर्ब करके बॉडी को स्ट्रेंथन
करता था और यहाँ तक कि उसे रिकंस्ट्रक्ट करने की कैपेबिलिटी भी रखता था। और अब ठीक वैसा ही एक थंडर पूल उनके सामने मौजूद था। ये सीन देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग अनजाने में अपनी सलाइवा निगलने लगे, क्योंकि वे समझ रहे थे कि यह अपॉर्चुनिटी कितनी रेयर और वैल्यूबल है। बेलिंग सबसे ज़्यादा स्टन था, क्योंकि उसने पहले कभी इतनी इमेंस पावर को इतने करीब से एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि उस बैटरी के अंदर की इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी भी तरह कम नहीं थी, बल्कि नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा इंटेंस लग रही थी। वह अपने माइंड में सोचने लगा कि जो पर्सन एक हैंड से स्काई को कवर कर सकता है, उसका एक छोटा सा एक्शन भी इतना टेरिफाइंग और पावरफुल कैसे हो सकता है। उधर जब मैंने बेलिंग के लिप्स के कॉर्नर पर ब्लड देखा तो मैंने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई बाकी बैटरीज को वापस रख दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ज़्यादा पावर यूज़ हो गई तो रिजल्ट बेहद डेंजरस हो सकता है। मुझे समझ में आ गया कि स्मॉल बैटरी चूज़ करना ही सही डिसीजन था, वरना शायद मैं अननोइंगली कुकिंगन के मास्टर को सीरियस डैमेज पहुंचा देता। यह सोचकर मैंने रिलीफ की सांस ली और ध्यान से आगे का सीन ऑब्जर्व करने लगा। नीचे उस मिनिएचर वर्ल्ड में लोग अपनी अपनी टेक्निक्स यूज़ करते हुए उस बैटरी को सेक्ट के डिफेंसिव फॉर्मेशन से कनेक्ट करने लगे, और मैं ये सब साइलेंटली देखता रहा। जैसे जैसे बैटरी की एनर्जी उस फॉर्मेशन में फ्लो होने लगी, पहले जो डिफेंस वीक और डिम थी वह धीरे धीरे ग्लो करने लगी और उसकी पावर विजिबली इंक्रीज होने लगी। माउंटेन के ऊपर लाइटनिंग आर्क्स डांस करने लगे और पूरा एरिया उस ब्राइट एनर्जी से इल्यूमिनेट हो गया, जिससे उसकी टेरिफाइंग और मजेस्टिक स्ट्रेंथ सामने आने लगी। ये सब देखकर मुझे थोड़ा स्ट्रेंज फील हुआ और मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठा लिया, क्योंकि मैंने अभी अभी इस पूरे सीन को रिकॉर्ड किया था। मुझे ये सब बेहद यूनिक और अनबिलीवेबल लग रहा था, मानो मैं किसी कंप्लीटली न्यू एनर्जी सिस्टम को देख रहा हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग को फिर से प्ले करके देखा, जिसमें वे छोटे लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी माइक्रो मॉडल वर्ल्ड में काम कर रहे हों, जहाँ वे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में बिजी थे। और यह दृश्य देखकर मेरे फेस पर अपने आप स्माइल आ गई, क्योंकि यह सब सच में बेहद फैसिनेटिंग और एक्स्ट्रॉर्डनरी था। धीरे धीरे वह छोटी बैटरी ऊपर उठकर माउंटेन पीक के ऊपर एयर में फ्लोट करने लगी और उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी लगातार फ्लो होकर उस फॉर्मेशन को एक्टिव रखती रही। ऐसा लग रहा था मानो उस छोटी सी ऑब्जेक्ट को अपने एग्जिस्टेंस का सबसे ग्रेटेस्ट मोमेंट मिल गया हो, क्योंकि उसने पूरे सेक्ट को डिस्ट्रक्शन से बचाने में की रोल निभाया था। ये सीन इतना यूनिक था कि इसे देखकर कोई भी अमेज्ड हुए बिना नहीं रह सकता था। जब अंत में वह डिफेंसिव फॉर्मेशन पूरी तरह रिवाइव हो गई तो बेलिंग ने गहरी रिलीफ की सांस ली और उसके फेस पर टेंशन थोड़ा कम होता दिखाई दिया। उसने ध्यान से ऑब्जर्व किया कि उस बैटरी में अभी भी कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी बाकी है, जिससे यह क्लियर था कि यह पावर केवल वन टाइम यूज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर फ्यूचर में भी काम आ सकती है। इसलिए बेलिंग सभी लोगों को साथ लेकर उस हवा में फ्लोट कर रही बैटरी के नीचे पहुंच गया, ताकि वे सभी मिलकर उस थंडर पावर को अब्सॉर्ब कर सकें। इसके बाद सभी कल्टीवेटर्स वहां गैदर होकर शांत भाव से क्रॉस लेग्ड बैठ गए और मेडिटेशन में एंटर हो गए। बैटरी से लगातार निकलती इलेक्ट्रिक आर्कस मानो लिविंग सर्पेंट्स की तरह उनके बॉडीज़ के अंदर प्रवेश करने लगी और धीरे धीरे उनके बॉडीज़ को रिफाइन और स्ट्रेंथन करती रही। यह प्रोसेस बेहद इंटेंस और इफ़ेक्टिव थी, और अगर कंडीशंस फेवरेबल रहीं तो संभव था कि उनकी कल्टीवेशन लेवल में भी नोटिसेबल इंक्रीज हो जाए। उधर माउंटेन के नीचे हाफ डीमन क्रीचर्स का एक ग्रुप उस स्काई में फ्लोट कर रही मेटालिक स्फीयर को शौक के साथ देख रहा था। वे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने इससे पहले कभी इतनी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट नहीं देखी, और यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जब से उन्होंने ह्यूमंस को सराउंड किया था, तब से जिंगल सेक्ट की डिफेंसिव फॉर्मेशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, जिससे वे पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गए थे। उन्हें डाउट होने लगा कि क्या यह सब उस मेटालिक ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले ही यह फॉर्मेशन एनर्जी शॉर्टेज के कारण कोलैप्स होने की स्थिति में पहुंच गई थी। अब अचानक उसमें इतनी पावरफुल और टेरिफाइंग ऑरा उत्पन्न हो गई थी कि वह पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग लग रही थी। कुछ हाफ डीमंस को अचानक उस छोटी ह्यूमन गर्ल कुकिंगन की याद आई, जो कुछ समय पहले भागते हुए वापस आई थी। उनमें से एक डीमन ने सस्पिशन जताया कि शायद उसी गर्ल ने किसी पावरफुल बीइंग से हेल्प ली है, जिसके कारण यह सडन चेंज हुआ है। उनके माइंड्स में फियर और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ने लगे, क्योंकि सिचुएशन धीरे धीरे
उनके कंट्रोल से बाहर जाती हुई लग रही थी। तभी एक ओल्ड डीमन ने कोल्ड और कॉन्फिडेंट टोन में कहा कि इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है और बेलिंग अब भी वही पुराने ट्रिक्स यूज़ कर रहा है। उसने यह भी कहा कि उस मेटेलिक डिस्क में कोई स्पिरिचुअल ऑरा नहीं है, इसलिए ये कोई डिवाइन ट्रेजर नहीं हो सकता। उसके अनुसार अगर ये सिर्फ हाफ डिमंस को कंफ्यूज करने के लिए यूज़ किया गया है तो यह कुछ समय तक इफ़ेक्टिव रह सकता है, लेकिन असल में इसमें कोई रियल पावर नहीं है। उसने आगे कहा कि शायद बेलिंग ने यह इमेजिन भी नहीं किया होगा कि वह खुद यहाँ आ जाएगा और सिचुएशन को पूरी तरह कंट्रोल में ले लेगा। यह सुनकर हीली नाम का हाफ डीमन थोड़ा अनईजी हो गया और उसने हेजिटेशन के साथ कहा कि भले ही वह एक ग्रेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर है, लेकिन क्या हाफ डीमन सिर्फ ह्यूमंस के लिए सैक्रिफाइस बनने के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं? वह आगे कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उस ओल्ड डीमन ने उसे तुरंत रोक दिया और काम टोन में आश्चर्य किया कि वरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसने फर्मली कहा कि अगर सच में कोई उनकी मदद के लिए आता है तो वह खुद उससे डील करेगा और इस बैरन लैंड के लो लेवल क्रीचर्स को दिखाएगा कि एक ट्रू इमॉर्टल की पावर और बिहेवियर क्या होता है। अगली सुबह बहुत जल्दी ड्यूक चिंग ने अपनी आंखें खोलीं और उसके बॉडी से इलेक्ट्रिक आर्क्स निकलती हुई महसूस हो रही थीं। उसकी आइज़ में ब्लू और ग्रीन लाइट ग्लो कर रही थी, जो उसके अंदर स्टोर्ड पावर का क्लियर साइन थी। हेवनली थंडर से बॉडी रिफाइनमेंट और डीमन क्रीचर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद उसका बॉडी पूरी तरह रिकंस्ट्रक्ट और स्ट्रेंथन हो चुका था। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अब किसी भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल कल्टीवेटर से कम नहीं थी, बल्कि कुछ कल्टीवेटर्स के साथ वह डायरेक्ट कॉम्बैट भी कर सकता था। आसपास मौजूद विभिन्न सेक्ट लीडर्स भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगे और अपने बॉडी में आए चेंजेस को डिसबिलीफ के साथ फील करने लगे। केवल उस थंडर एनर्जी के इफेक्ट से ही उनके बॉडीज पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और पावरफुल हो गए थे। कुछ कल्टीवेटर्स तुरंत खड़े हो गए और स्काई की ओर झुककर ग्रैटिट्यूड के साथ बोले कि वे अपने मास्टर के प्रति थैंकफुल हैं, क्योंकि इस पावर ने उन्हें एक नई होप दी है। जब बेलिंग ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने सबसे पहले कुकिंगन की ओर देखा और उसके फेस पर हल्की डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दी। उसने लो वॉइस में कहा कि फिर भी सिचुएशन पूरी तरह इम्प्रूव नहीं हुई है, क्योंकि वह अभी भी कल्टीवेशन के 14th लेवल पर स्टक है और आगे ब्रेक थ्रू का कोई साइन नहीं दिख रहा। कुकिंगन ने काम और कंपोज टोन में जवाब दिया कि यह भी एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स से कल्चरेशन के केवल 10 लेवल्स ही माने जाते थे और वह पहले ही 14 लेवल तक पहुंच चुका है। बेलिंग ने डीप ब्रेथ लेते हुए कहा कि कुकिंगन हमेशा से अपनी ओरिजिन के बारे में जानना चाहती थी और अब समय आ गया है कि उसे ट्रूथ बताया जाए। उसने यह भी कहा कि उन हाफ डीमन क्रीचर्स के बीच उसे एक फैमिलियर ऑरा महसूस हो रही है और अगर कंडीशंस फेवरेबल रहीं और कुकिंगन इस क्राइसिस से सरवाइव कर गई तो वह उसे सब कुछ बता देगा। यह कहकर बेलिंग धीरे धीरे खड़ा हो गया और उसका बॉडी हवा में फ्लोट करने लगा, मानो वह किसी इनविजिबल फोर्स से कंट्रोल हो रहा हो। उसी समय माउंटेन के नीचे एक और फिगर धीरे धीरे स्काई में फ्लोट करती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर कुकिंगन की जूनियर डिसाइपल शॉक में बोली कि वह तो एक ह्यूमन लगता है, लेकिन वह हाफ डीमंस के साथ कैसे खड़ा हो सकता है। ये सीन देखकर मैं भी सीरियस हो गया, क्योंकि साफ था कि अब एक इंटेंस बैटल होने वाला है। मैंने सोचा कि क्या मुझे इंटरवीन करना चाहिए, लेकिन तुरंत समझ गया कि अगर मैंने डायरेक्ट इंटरवेंशन किया तो शायद पूरा माउंटेन डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोई प्रिसाइज और कंट्रोल्ड मेथड सोचना होगा। उसी समय बेलिंग ने दूर खड़े उस ओल्ड मैन को देखा और काम वॉइस में कहा कि वह अब भी उसे पहचानता है। उसने कहा कि उसने पिछले 20 वर्षों तक हर पॉसिबल मेथड से इस सीक्रेट को हाइड किया था और इसी वजह से उसने शुरुआत में ही कुकिंगन को सेक्ट से बाहर भेज दिया था। सामने खड़ा वह पर्सन अपनी फुल पावर के साथ खड़ा था और उसकी ऑरा पीक पर पहुंच चुकी थी, जिससे साफ था कि वह किसी भी मोमेंट अटैक कर सकता है। उसने कोल्ड और रूथलेस टोन में कहा कि उनके पास्ट रिलेशंस को देखते हुए अगर बेलिंग कुकिंगन को हैंडओवर कर दे तो वह उसे एक क्विक और पेनलेस डेथ देगा। उसके वर्ड्स में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एरोगेंस और क्रूअल्टी थी। तभी सेवंथ एल्डर ने बिना डिले किए अपनी फ्लाइंग सोर्ड को स्काई में रिलीज कर दिया और उसकी एनर्जी चारों दिशाओं में स्प्रेड होने लगी। अगले ही मोमेंट वह सोर्ड टेरिफाइंग पावर के साथ एक्सप्लोड हो गई और उसकी इंटेंस सोर्ड एनर्जी ने पूरे एनवायरनमेंट को शेक कर दिया। वह सोर्ड एनर्जी इतनी अधिक कॉन्सेंट्रेट हो गई थी कि वह टेरिफाइंग लग रही थी, मानो स्वयं स्काई को टेयर कर देगी। अगले ही मोमेंट वह इमेंस पावर स्काई को चीरती हुई सीधे सेक्ट की डिफेंसिव फॉर्मेशन के कोर पर गिर गई और पूरे एरिया में वायलेंट वाइब्रेशन फैल गया।
बेलिंग ने बिना डिले किए अपनी सोर्ड पर सवार होकर उसे ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वह उस अटैक की इंटेंसिटी को सही से एस्टिमेट नहीं कर पाया था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसी इंस्टेंट सेवंथ एल्डर उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसका पाथ पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। बेलिंग के बॉडी से लाइटनिंग आर्क्स निकल रही थीं और उसकी पावर क्लियरली इंक्रीज हो चुकी थी, लेकिन सेवंथ एल्डर के पास ईयर्स ऑफ बैटल एक्सपीरियंस था। उसने तुरंत बेलिंग की वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लिया और अपने हैंड को ही सोर्ड की तरह यूज़ करते हुए उसकी थंडर डिफेंस को पियर्स कर दिया। ये स्ट्राइक इतनी पावरफुल थी कि बेलिंग के माउथ से तुरंत ब्लड निकलने लगा और वह एयर में खुद को स्टेबल भी नहीं रख पाया। बेलिंग ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक नासेंट सोल लेवल कल्टिवेटर इतना टेरिफाइंग और ओवरवेलमिंग होगा कि वह उसका सामना भी नहीं कर पाएगा। सेवंथ एल्डर ने कोल्ड और रूथलेस टोन में कहा कि ऐसा लगता है कि वह सच में कुकिंगन की प्रोटेक्शन के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने को रेडी है। उसने सार्कास्टिक टोन में कहा कि यह ठीक है और वह उसे एक क्विक डेथ देगा। उसी मोमेंट उसकी मैसिव सोर्ड एनर्जी फिर से एक्टिवेट हुई और सीधे सेक्ट की डिफेंसिव फॉर्मेशन पर गिरकर उसे कंप्लीटली शैटर कर दिया। इतना ही नहीं, फॉर्मेशन का कोर भी डिस्ट्रॉय हो गया और पूरी डिफेंस सिस्टम एक ही मोमेंट में कलैप्स हो गई। उस ओवरवेलमिंग पावर को देखकर कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि यह नेसेंट सोल लेवल कल्टीवेटर की सेवन स्वॉर्ड टेक्निक की ट्रू पावर थी। नीचे खड़े हाफ डेमन क्रिएचर्स उस सीन को शॉक में देखते रह गए, जिसने उन्हें पूरे 1 साल तक रोके रखा था। सभी के माइंड्स में एक ही क्वेश्चन घूम रहा था कि क्या नेसेंट सोल लेवल कल्टीवेटर्स वास्तव में इतने टेरिफाइंग और अनस्टॉपेबल होते हैं। तभी उस बूढ़े आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा कि हाइली अब किस बात का वेट कर रहा है, और तुरंत उसके साथ आगे बढ़ने के लिए पुकारा। अगले ही मोमेंट माउंट क्विंस को चारों ओर से सराउंड किए हुए सभी हाफ डीमन क्रीचर्स भयानक रोर करते हुए स्वॉर्म की तरह माउंटेन की ओर टूट पड़े। उस डिफेंसिव फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद माउंट क्विंचस पूरी तरह एक्सपोज्ड हो चुका था और वहां मौजूद सभी सेक्ट कल्टीवेटर्स शॉक में खड़े रह गए, क्योंकि किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि जिस डिफेंस पर उन्हें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था वह इतनी आसानी से कलैप्स हो जाएगी और अब उनके सामने केवल डिस्ट्रक्शन ही बचा था। सभी के माइंड्स में एक ही टेरिफाइंग क्वेश्चन घूम रहा था कि क्या नसेंट सोल लेवल कल्टीवेटर सच में इतने हॉरिफाइंग और अनस्टॉपेबल होते हैं। कुकिंगन की जूनियर डिसाइपल पैनिक में बोली कि सिचुएशन अब बेहद क्रिटिकल हो चुकी है और उन्हें तुरंत एस्केप करना चाहिए। उसने बिना डिले किए कुकिंगन का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर भागने लगी, क्योंकि अब वहां रुकना सीधे डेथ को इनवाइट करने जैसा था। लेकिन तभी स्काई से एक फिगर तेजी से नीचे गिरती हुई दिखाई दी और जब सभी ने ध्यान से देखा तो वे पूरी तरह स्टंट रह गए, क्योंकि वह पेलिंग था। उस समय पेलिंग की कंडीशन बेहद मिजरेबल थी और उसकी ब्रीदिंग बहुत वीक हो चुकी थी, मानो वह किसी भी मोमेंट लाइफ लूज कर सकता है। सेवंथ हेल्डर ने कोल्ड और रूथलेस टोन में कहा कि उसने उसे 20 वर्षों तक सरवाइव करने का चांस दिया था और फिर भी वह भागने की कोशिश कर रहा है। तभी किसी ने घबरा कर कुकिंगन से कहा कि उसे तुरंत लॉर्ड आओ को समन करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं बुलाया गया तो बहुत देर हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो सकता है। यह सुनकर कुकिंगन का हार्ट तेजी से बीट करने लगा, क्योंकि लॉर्ड आओ पहले भी कई बार उसकी हेल्प कर चुका था और सामने खड़ा एनिमी बेहद पावरफुल था। उसके माइंड में फियर पैदा हो गया कि अगर इस बार भी लॉर्ड आओ को बुलाया गया और वह भी डिफीट हो गया तो रिजल्ट और भी टेरिफाइंग हो सकता है। तभी सेवंथ एल्डर ने मॉकिंग टोन में कहा कि अब चाहे वे किसी को भी बुला लें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आउटकम पहले से डिसाइड हो चुका है। उसी समय मुझे अचानक याद आया कि मैंने कुछ समय पहले एक लेज़र पॉइंटर खरीदा था जो शायद इस सिचुएशन में काम आ सकता है। मैंने तुरंत अपना बैग खोला और वह डिवाइस निकाल लिया, ये सोचते हुए कि शायद इससे कोई हेल्प मिल सके। मैं जैसे ही उसे यूज़ करने वाला था, उसी मोमेंट बेलिंग के माइंड में एक फैमिलियर फीमेल वॉइस एको हुई, जिसमें उसे अपनी स्टबर्ननेस छोड़कर एम्परर के सामने सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा था। उस वॉइस ने यह भी कहा कि अगर वह कुकिंगन और मिस्टीरियस ब्लड को हैंड ओवर कर दे तो एम्परर उसे प्रोटेक्शन देगा और उसके लोग तुरंत आकर उसे रेस्क्यू कर लेंगे। ये फेमिलियर वॉइस सुनकर बेलिंग के फेस पर हल्की स्माइल आ गई और उसने लो वॉइस में कहा कि वह जानता है कि वह क्यों नहीं भागा। उसने कुकिंगन की ओर देखते हुए कहा कि अगर वह सीनियर सच में हेल्प करने को रेडी है तो वह मिस्टीरियस ब्लड देने के लिए भी रेडी है। उसने फर्मली कहा कि वह खुद मर सकता है, लेकिन कुकिंगन के मास्टर की लेगेसी और उसका ब्लड यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि कुकिंगन मुझसे कांटेक्ट
कर पाती, अचानक स्काई में एक छोटा रेड डॉट अपीयर हुआ और अगले ही मोमेंट वह डॉट इनक्रेडिबल स्पीड से नीचे आया और एक मैसिव रेड लाइट बीम में ट्रांसफॉर्म होकर सीधे सेवंथ एल्डर को सराउंड कर लिया। उसके बॉडी से इंटेंस रेड फ्लेम्स निकलने लगी और उसका पूरा एग्जिस्टेंस उस फायर में एंगल्फ होने लगा। वह पैनिक में एस्केप करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह रेड लाइट उसका पीछा करती रही और उसे किसी भी डायरेक्शन में बचने का मौका नहीं मिला। जहाँ जहाँ वह रेड बीम पहुँचती वहाँ की ग्राउंड मेल्ट होकर लिक्विड लावा में ट्रांसफॉर्म हो जाती, मानो अर्थ खुद उस पावर को टॉलरेट नहीं कर पा रही हो। अगले ही मोमेंट वह रेड लाइट एक्सट्रीम इंटेंसिटी से फ्लैश हुई और सेवंथ एल्डर पूरी तरह अनाइलेट हो गया और उसके एग्जिस्टेंस का एक भी ट्रेस बाकी नहीं रहा। कुछ ही मोमेंट्स में एनवायरनमेंट फिर से काम हो गया, मानो वहाँ कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन सभी जानते थे कि अभी अभी एक नेसेंट सोल लेवल कल्टीवेटर पूरी तरह इरेज हो चुका है। उसी समय मैं ग्लास बॉक्स के बाहर खड़ा ये सब देख रहा था और डीप थॉट्स में चला गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक सिंपल लेज़र पॉइंटर इतनी टेरिफाइंग पावर कैसे शो कर सकता है। नीचे कुकिंगन पैनिक में अपने मास्टर के पास पहुंची और पूछा कि क्या वह ठीक है, जिस पर बेलिंग ने स्लोली जवाब दिया कि वह ठीक है क्योंकि उसे कोई फेटल इंजरी नहीं हुई थी। तभी मैंने सुना कि कुकीगन खुद से कुछ विस्पर कर रही है और बेलिंग तुरंत समझ गया कि मिस्टीरियस सीनियर फिर से उससे कम्युनिकेट कर रहा है। उसने धीरे से उसका नाम पुकारा और कुकिंगन तुरंत अलर्ट होकर बोली कि सीनियर के लिए उसके मास्टर के पास एक स्पेशल ट्रेजर है जिसका नाम शुशिशु है। उसने यह भी कहा कि वह इसे बाद में प्रेजेंट करेगी, क्योंकि अभी सबसे पहले उन्हें बैटल के बाद की सिचुएशन हैंडल करनी है। उसके वर्ड से साफ था कि वह अभी भी इस क्राइसिस को पूरी तरह ख़त्म नहीं मान रही है। उसी समय हिली आगे बढ़ा और उसके फेस पर टेंशन और हेजिटेशन दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वह जानता था कि स्काई में कोई एक्सट्रीमली पावरफुल बीइंग सब कुछ देख रहा है, इसलिए वह सीधे कुकिंगन के सामने नील हो गया और रिस्पेक्टफुल टोन में बोला कि यह वॉर उसी ने शुरू किया था। उसने कहा कि अगर पनिशमेंट देना है तो उसे दिया जाए, क्योंकि उसके सभी कंपेनियंस केवल उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे और उन्होंने किसी इनोसेंट ह्यूमन को किल नहीं किया है। उसने रिक्वेस्ट की कि उसके कंपेनियंस को लाइव रहने दिया जाए और वह उन्हें ऑर्डर देगा कि वे नॉर्थ के एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स में चले जाएं, जहां वे कभी वापस नहीं आएंगे और अपनी रेस को बचा कर रखेंगे। यह उसका लास्ट अटेम्प्ट था जिससे वह अपने पीपल के लिए सर्वाइवल का एक चांस बचाना चाहता था। अलग अलग सेक्ट्स के लोग पहले काफ़ी एंग्री थे, लेकिन हीली के इस हम्बल और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर को देखकर वे कुछ देर के लिए शांत हो गए। बेलिंग ने सीरियस टोन में कहा कि इस मैटर में डिसीजन लेने का अधिकार उसके पास नहीं है और यह डिसीजन केवल वही सीनियर ले सकता है जो सब कुछ देख रहा है। ग्लास बॉक्स के बाहर खड़ा मैं उनकी बातें सुन रहा था और मुझे महसूस हुआ कि वे अंदर से उतने क्रूल नहीं हैं जितना पहले लग रहा था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि उन हाफ डीमन क्रीचर्स में कुछ इनोसेंट और सिंपल नेचर वाले बीइंग्स भी थे, जिनमें कुछ कैट लाइक क्रीचर्स भी शामिल थे। मैंने डीप ब्रेथ ली और फाइनली डिसीजन लेते हुए कहा कि फ़िलहाल उन्हें लाइव रहने दिया जाए। ये सुनकर कुकिंगन पूरी तरह शॉक्ड रह गई और उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना है। उसने तुरंत उस डिसीजन को रिपीट किया और क्लियरली बताया कि सीनियर उन्हें सरवाइव करने की परमिशन दे रहे हैं। यह सुनकर हाफ डेमन क्रिएचर्स आपस में कंफ्यूज नज़रों से देखने लगे, क्योंकि वे इस डिसीजन का मीनिंग समझ नहीं पा रहे थे। तभी उनमें से एक ने धीरे से कहा कि इसका मतलब शायद कुछ वैसा है जैसे कोई ह्यूमन किसी एनिमल को प्रोटेक्ट करता है। यह सुनते ही हिली के हार्ट में अचानक एंगर की वेव उठ गई, क्योंकि भले ही वे इस समय किसी और की मर्सी पर डिपेंड थे, फिर भी हाफ डीमन क्रीचर्स का अपना प्राइड और डिग्निटी था। वह इस सिचुएशन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और उसके अंदर एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तभी माउंट क्विंस से कुछ दूरी पर स्काई से एक मैसिव रेड ऑब्जेक्ट गिरती हुई ग्राउंड पर आ गिरी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग शॉक में आ गए और वे तुरंत क्यूरियोसिटी और सस्पेशन के साथ उस लोकेशन की ओर दौड़ पड़े ताकि देख सकें कि वह आखिर क्या है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक बेहद विशाल और स्लेंडर लेग थी, जो साइज में एक छोटे माउंटेन जैसी लग रही थी। उस लेग से एक स्ट्रेंज लेकिन अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा निकल रही थी, जो वहां मौजूद सभी बीइंग्स को अपनी ओर खींच रही थी। कुकिंगन ने काम टोन में कहा कि उसके मास्टर ने मैसेज दिया है कि यह उनके लिए फूड है और अगर यह इनफ ना हो तो उनके पास और भी अवेलेबल है। ये सुनते ही हाफ डीमन क्रीचर्स उस मैसिव लेग को ग्रीड और
अमेजमेंट के साथ देखने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी थी। उनमें से एक ने डिसबिलीफ में पूछा कि क्या यह सच में उनके लिए है, और उसकी वॉइस में डाउट और एक्साइटमेंट दोनों थे। कुकिंगन ने शांत भाव से जवाब दिया कि वे सभी इसे खा सकते हैं, लेकिन उन्हें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। ये सुनते ही सभी हाफ डेमन क्रिएचर्स अपनी हंगर और एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाए, और वे उस जायंट लेग पर ऐसे टूट पड़े मानो उन्हें कई सालों से फूड नहीं मिला हो। उनका पूरा लाइफ हार्डशिप और स्कैरसिटी में बीता था, इसलिए इतने हाई क्वालिटी डीमन मीट को देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए। तभी हिली बेहद एक्साइटेड होकर चिल्लाया और मजाकिया अंदाज में बोला कि असल में वह बचपन से ही एक डॉग डीमन था, लेकिन सभी लोग उसे गलती से वुल्फ समझते रहे। उसने हंसते हुए कहा कि वह अपने मास्टर का धन्यवाद करता है, जिन्होंने उसे उसका रियल आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने का मौका दिया। ये कहकर वह सच में एक डॉग की तरह उस मीट पर टूट पड़ा और ग्रीड के साथ उसे खाने लगा। वह एक्साइटमेंट में चिल्ला रहा था कि अगर वह थोड़ा भी लेट हो जाता तो उसके हिस्से में कुछ भी नहीं बचता। उसने हंसते हुए यह भी कहा कि डॉग होना कोई बैड थिंग नहीं है, बल्कि यह तो अमेजिंग है, क्योंकि इससे उसे ऐसा फूड मिल रहा है। ये सीन देखकर माउंटेन पर मौजूद बाकी कल्टीवेटर्स भी एनवी से भर गए, और उनमें से एक ने मजाक में कहा कि अगर ऐसा है तो वह भी डॉग बनने के लिए रेडी है। कुकिंगन ने हल्की स्माइल के साथ कहा कि उसके मास्टर ने कहा है कि सभी आराम से खाना खा सकते हैं। इसके बाद वह आदमी उस जायंट लेग को ध्यान से ऑब्जर्व किया, और उसके माइंड में एक स्ट्रेंज थॉट आया कि यह लेग कुछ हद तक चिकन लेग जैसा क्यों लग रहा है। उसने सोचा कि क्या ये पॉसिबल है कि उसके मास्टर ने ग्लास बॉक्स के बाहर किसी डिवाइन बर्ड को हंट कर लिया हो। उधर मेरी तरफ मैंने अभी अभी फ्राइड चिकन का एक पीस फिनिश किया था, और उसका बचा हुआ हिस्सा कैजुअली उस ग्लास बॉक्स के अंदर डाल दिया था, बिना ये सोचे कि वह कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जियान्युन की उस कल्चरेशन वर्ल्ड में वही सिंपल फ्राइड चिकन एक डिवाइन फीनिक्स जैसा फॉर्म ले लेगा। दोपहर तक ह्यूमंस और हाफ डेमन क्रिएचर्स ने मिलकर पूरे बैटलफील्ड को साफ कर दिया, और धीरे धीरे इन्वायरमेंट काम होने लगा। तभी मुझे अचानक याद आया कि कुकिंगन ने कहा था कि उसका मास्टर मुझे शुक्षु नाम का एक ट्रेजर देना चाहता है। मैंने बहुत केयरफुली अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मेरे माइंड में ये फियर था कि कहीं मेरी किसी एक्शन से उस मिनिएचर वर्ल्ड के लोगों को हार्म न हो जाए। इसलिए मैंने पहले की तरह ही लॉबस्टर क्लॉ और फ्लाइंग सोर्ड उठाने जैसी कंट्रोल्ड मेथड यूज़ करने का डिसीजन लिया। जैसे ही मैंने ऐसा करने की कोशिश की, अचानक स्काई में क्लाउड्स वायलेंटली स्प्लिट होने लगे, और एक मैसिव गोल्डन हैंड धीरे धीरे उन क्लाउड्स को टीयर करते हुए नीचे डिसेंड करने लगा। ये सीन इतना ग्रैंड और टेरिफाइंग था कि ग्राउंड पर खड़े सभी हाफ डेमन क्रिएचर्स तुरंत नील डाउन कर गए और फियर से ट्रेम्बल करने लगे। यहाँ तक कि बेलिंग भी उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा था और उसका बॉडी कांपने लगा। लेकिन तभी वह सेलेस्टियल हैंड उतनी ही तेज़ी से वैनिश हो गया जितनी तेज़ी से वह अपीयर हुआ था, और यह देखकर सभी ने रिलीफ की सांस ली। उस इमेंस प्रेशर की वजह से कई छोटे हाफ डीमन क्रीचर्स वहीं अनकॉन्शियस हो गए थे, और कुछ समय तक एनवायरनमेंट टेंस बना रहा। थोड़ी देर बाद स्काई से दो मैसिव मेटालिक पिलर्स फिर से नीचे उतर आए, और यह देखकर कुकिंगन तुरंत एक्टिव हो गई। उसने जल्दी से एक स्टोरेज बैग उन पिलर्स के पास रख दिया ताकि ट्रेजर सेफली ट्रांसफ़र हो सके। सभी लोगों ने ध्यान से देखा कि वह मेटालिक स्ट्रक्चर हल्का सा क्लोज हुआ और उस बैग को अपने अंदर लेकर फिर से स्काई में डिसअपियर हो गया। उसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों ने डीप ब्रेथ ली, क्योंकि उस इनविजिबल फोर्स का प्रेशर इतना इंटेंस था कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके हार्ट्स बाहर निकल आएंगे। तभी अचानक हीली ने स्काई की ओर जोर से शाउट किया, और उसने तुरंत एक राउंड स्टोन निकाला जिसे वह बेहद रिस्पेक्ट के साथ अपने हैंड्स में पकड़े हुए था। उसने लाउड वॉइस में कहा कि यह उसके एंसेस्टर्स द्वारा छोड़ा गया डीमन एग है जिसमें एंशिएंट ड्रैगन डिसेंडेंट्स का ब्लड फ्लो करता है, और उसने हम्बल रिक्वेस्ट की कि इसे एक्सेप्ट किया जाए। उसी समय वह मेटालिक पिलर जो अभी ऊपर गया था फिर से डिसेंड हुआ, और यह देखकर हिली ने तुरंत उस स्टोन एग को अपने सिर के ऊपर रेस कर दिया ताकि वह क्लियरली प्रेजेंट हो सके। वह मेटालिक स्ट्रक्चर फिर से स्लाइटली क्लोज हुआ और उस एग को अपने अंदर लेकर एक बार फिर स्काई में वैनिश हो गया। यह सीन देखकर वहां मौजूद सभी लोग ऑ और रेवरेंस से भर गए, क्योंकि अब उन्हें पूरी तरह समझ आ गया था कि जिस पावर से वे इंटरेक्ट कर रहे हैं वह उनकी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा वास्ट, मिस्टीरियस और ओवरवेलमिंग है।
बेलिंग ने चारों ओर नजर डालते हुए सीरियस टोन में कहा कि वे सभी इस महान सीनियर की क्रैश से अलाइव बचे हैं, और चूंकि वे सभी इस बैरन लैंड में रहते हैं तो क्यों न वे यूनाइट होकर फ्यूचर चैलेंजेस का सामना करें। सेवंथ एल्डर के साथ हुई उस इंटेंस बैटल के बाद सभी को ये क्लियर हो गया था कि असली डेंजर उनके अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आने वाला है, क्योंकि एक सिंगल पावरफुल कल्टीवेटर ही पूरे रीजन को शेक कर सकता है, और अगर वे ऑर्गेनाइज नहीं हुए तो उनका डिस्ट्रक्शन निश्चित है। पहले बेलिंग को डाउट था कि वह मिस्टीरियस सीनियर कोकिंगन की स्पेशल पावर में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि उसका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। अब उसके माइंड में केवल एक ही थॉट था कि उसे कुकिंगन की हर पॉसिबल वे में प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि वही इस पूरी सिचुएशन का सेंटर है। आखिर में उसने सबकी ओर देखकर कहा कि वह इस प्रपोजल से अग्री करता है और वे सभी मिलकर आगे की स्ट्रैटेजी तय करेंगे। धीरे धीरे नाइट डीपन होने लगी और कुकिंगन स्काई की ओर देखते हुए अकेले खड़ी थी, और उसके माइंड में उस मिस्टीरियस सीनियर की एब्सेंस का एक स्ट्रेंज एम्प्टीनेस महसूस हो रहा था। उसी समय बेलिंग उसके पास आकर खड़ी हो गई और वह भी उसी डायरेक्शन में देखने लगी मानो डीप थॉट में खोई हो। कुकिंगन ने धीरे से पूछा कि क्या उसे लगता है कि वह सीनियर वास्तव में ग्रेट कल्टीवेटर के लिए किसी डिजास्टर जैसा है। बेलिंग ने कुछ मोमेंट्स सोचने के बाद काम वॉइस में कहा कि उसे सस्पिशन है कि वह सीनियर शायद एक इमॉर्टल एग्जिस्टेंस है। ये सुनकर कुकिंगन शॉक रह गई और डिसबिलीफ में पूछा कि क्या सच में इमॉर्टल बीइंग्स इस वर्ल्ड में आ सकते हैं। बेलिंग खुद भी कंप्लीटली श्योर नहीं थी, लेकिन उसने लॉजिक दिया कि जिसने कुकिंगन की रेयर एबिलिटी के सामने भी कोई ग्रीड नहीं दिखाया, वह कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं हो सकता। उसने आगे कहा कि यह साफ है कि उस सीनियर ने कुकिंगन को खुद चूज किया है, जिसका मतलब है कि उसने उसकी पोटेंशियल और कैपेबिलिटी को पहचान लिया है। उसने एक्सप्लेन किया कि कुकिंगन की स्पेशल पावर को बैलेंस करने के लिए इमेंस एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इसी वजह से उसकी कल्टीवेशन प्रोग्रेस स्लो हो रही है। बेलिंग ने यह भी कहा कि इमॉर्टल्स नॉर्मल कल्टीवेटर्स से अलग होते हैं और उनके हर एक्शन का कनेक्शन कर्म से होता है, इसलिए उन्हें बिना रीजन हेल्प के लिए कॉल नहीं करना चाहिए। उसने कुकिंगन को वार्न करते हुए कहा कि फ्यूचर में वह उस सीनियर से जितना हो सके कम हेल्प मांगे, क्योंकि हर हेल्प के साथ कर्म बर्डन जुड़ा होता है जिसका इम्पैक्ट आगे चलकर सीरियस हो सकता है। इसके बाद बेलिंग ने वह ट्रूथ रिवील किया जिसे वह इतने सालों से हाइड कर रही थी। उसने बताया कि कुकिंगन की मदर, जो उसकी मास्टर भी थीं, ऑक्सियन सेक्ट के लीडर की डॉटर थीं और उनका नाम लुओयू था। अपनी यूथ में लुओयू ने बेहद टर्बुलेंट लाइफ जिया था और कई इवेंट्स की वजह से पूरे रीजन में उसका नाम फेमस हो गया था। बाद में वह वापस लौटी और उसने कुकिंगन को जन्म दिया, लेकिन उसी दिन एक डिमोनिक ऑरा बाहर रिवील हो गई, जिससे पूरे सेंट्रल लैंड में यह रूमर फैल गया कि ऑक्सियन सेक्ट की सेंट ने किसी डीमन रेस के व्यक्ति से रिलेशन बनाया है। ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो गई और इससे सेक्ट की रेपुटेशन पर भारी इम्पैक्ट पड़ा। उस समय उसके फादर लुओआओ ऑलरेडी ओल्ड और वीक हो चुके थे और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर 1000 वर्षों से स्टक थे, जिसके कारण उनकी अथॉरिटी पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही थी। अपनी पोजीशन और रेपुटेशन को बचाने के लिए उन्होंने एक रूथलेस डिसीजन लिया और अपनी ही डॉटर लुओयू के साथ बिट्रेयल कर दिया। अंत में परिस्थितियों से निराश होकर लुयू ने सुसाइड कर लिया और इस इंसिडेंट के बाद राइटियस पाथ के कल्टीवेटर्स के पास रिट्रीट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। कुकिंगान के बर्थ के समय उसकी मदर को पहले से पता था कि उसके अंदर स्पेशल पावर है, इसलिए उसने यह इंश्योर करने के लिए कि कोई उस पावर को छीन ना सके, बेलिंग को ऑर्डर दिया कि वह कुकिंगन को सेंट्रल लैंड से दूर ले जाए। इसी वजह से बेलिंग उसे लेकर इस वास्ट डेजर्ट में आ गई जहां रिसोर्सेज और स्पिरिचुअल एनर्जी लिमिटेड थे, लेकिन यह प्लेस कंपैरेटिवली सेफ था। लेकिन किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि 20 इयर्स बाद भी लोग कुकिंगन की उस स्पेशल एबिलिटी का पता लगा लेंगे और उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये सब सुनकर कुकिंगन का माइंड पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ओरिजिन इतनी कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस होगी। वह एक तरफ ऑक्सियन सेक्ट की सेंट की डॉटर थी, दूसरी तरफ डीमन रेस की डिसेंडेंट, और साथ ही एक यूनिक पावर की होल्डर भी थी जिसने उसे और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया था। बेलिंग ने धीरे से कहा कि यह फॉर्चुनेट है कि उसकी मुलाकात उस वेनरेबल सीनियर से हुई, क्योंकि उसी की वजह से वह कई डेंजर से बच सकी है। पिछले 20 ईयर्स से बेलिंग लगातार फियर और टेंशन में जी रही थी, लेकिन अब उसे कुछ एक्सटेंट तक रिलीफ महसूस हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि भले ही वह खुद सरवाइव ना कर पाए, लेकिन कुकिंगन ज़रूर सेफ रहेगी, क्योंकि अब उसके पीछे एक एक्सट्रीमली पावरफुल प्रोटेक्शन मौजूद है।
उधर मैं ग्लास बॉक्स के बाहर खड़ा ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह गया और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुकिंगन की स्टोरी इतनी डीप और कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे माइंड में कई क्वेश्चंस उठने लगे, लेकिन मैंने सोचा कि इस समय ज़्यादा सोचने के बजाय रेस्ट करना बेहतर होगा। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि जो आइटम्स मैंने पिछली रात बाहर निकाले थे वे अब साइज़ में काफ़ी बड़े हो चुके थे, मानो वे किसी हायर लेवल ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो गए हों। उनमें एक स्टोरेज बैग और कई स्पिरिचुअल स्टोन्स थे जो नॉर्मल आइटम्स नहीं लग रहे थे, बल्कि बेहद वैल्यूबल आर्टिफैक्ट्स जैसे लग रहे थे। कुकिंगन के अनुसार ये सभी हाई लेवल मैजिकल आइटम्स थे जिनकी पावर और यूटिलिटी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स से कहीं ज़्यादा थी। ये देखकर मेरे माइंड में ये क्लियर हो गया कि इस मिनिएचर वर्ल्ड और मेरे रियल वर्ल्ड के बीच का कनेक्शन जितना सिंपल दिखता है, वास्तव में उससे कहीं ज़्यादा डीप, कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है। इसके अलावा वहाँ एक बेसिक कल्टीवेशन मैनुअल भी था जिसका नाम सीक्रेट ऑफ 10,000 स्प्रिंग्स था। और अब मेरा गोल पूरी तरह क्लियर हो चुका था क्योंकि मैं रियल वर्ल्ड में इमॉर्टैलिटी कल्टीवेशन करना चाहता था। मेरे माइंड में ये थॉट फर्मली बैठ गया था कि एक कल्टीवेटर को कैंसर जैसी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर इस पाथ पर चलकर मैं अपनी लाइफ सेव कर सकता हूँ तो मुझे इसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मैंने तुरंत उस मैनुअल को खोला और कल्टीवेशन टेक्निक्स सीखना शुरू किया। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि उसे ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, बल्कि मुझे बस उसे अपने फॉरहेड से टच करना होता था और उसका पूरा नॉलेज धीरे धीरे मेरे ब्रेन में ट्रांसफ़र होने लगता था। ये एक्सपीरियंस बेहद स्ट्रेंज और अमेजिंग था, मानो नॉलेज डायरेक्टली मेरी सोल में इंटीग्रेट हो रहा हो। लेकिन फिर भी कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जिन्हें मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे बार बार कुकिंगन से गाइडेंस लेना पड़ता था। इस तरह धीरे धीरे टाइम पास होता गया और देखते ही देखते पूरा 1 मंथ निकल गया जिसमें मैं एक बार भी बाहर नहीं गया और पूरी तरह कल्चरेशन में इमर्स रहा। इस दौरान मेरी रूटीन इतनी लिमिटेड हो गई थी कि फूड डिलीवरी करने वाला पर्सन भी लगभग मेरी लोकेशन पहचानने लगा था। उधर उस कल्टीवेशन वर्ल्ड में पेलिंग ने हाफ डीमन क्रीचर्स और कल्टीवेटर्स को एक साथ लेकर एक न्यू बिगिनिंग शुरू की थी, और वे सभी माउंट क्विंस को छोड़कर हाफ डीमंस की एंसेस्ट्रल लैंड पर शिफ्ट हो गए, जहां बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया गया ताकि एक नया बेस एस्टैब्लिश किया जा सके। इस 1 महीने में कुकिंगन ने उस जायंट लॉबस्टर क्लॉ की पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली और उसकी कल्टीवेशन स्पीड ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई। उसके कंटिन्यूस एफर्ट और उस इमेंस एनर्जी के इफेक्ट से वह सक्सेसफुली कंडेंस्ड स्टेज के 19th लेवल तक पहुंच गई, जो नॉर्मल कल्टीवेटर्स के कंपैरिजन में बेहद हाई लेवल था। आमतौर पर लोग 10th लेवल तक ही रीच करते हैं, लेकिन उसे 20th लेवल तक पहुंचना ज़रूरी था क्योंकि उसकी यूनिक नेचर ही ऐसी थी और यही उसकी स्पेशलिटी थी जो उसे ऑर्डिनरी कल्टीवेटर से अलग बनाती थी। इसी बीच एक दिन अचानक लियंग का कॉल आया और उसने एक्साइटेड टोन में मुझे बाहर चलकर साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इनवाइट किया। कुछ समय बाद मैं उसके रेजिडेंस के बाहर एक बारबेक्यू स्पॉट पर पहुंचा जहां वह पहले से बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था, और बातों के दौरान उसने बताया कि उसने भी अपनी जॉब लूज़ कर दी है क्योंकि पहले उनका टाओइस्ट टेम्पल काफ़ी बिजी रहता था, लेकिन अब किसी ने कंप्लेंट कर दी कि वहाँ सुपरस्टिशन स्प्रेड किया जा रहा है, जिसके कारण टेम्पल बंद कर दिया गया और उसकी लाइवलीहुड ख़त्म हो गई। उसकी बात सुनकर मैंने डिसाइड किया कि मैं लास्ट टाइम उस प्लेस पर जाऊंगा जहां मैं अपनी कल्टीवेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करूंगा। कुछ आवर्स बाद जब मैं उस टाओइस्ट टेम्पल पहुंचा तो मेरी मुलाकात फिर से लियंग के मास्टर से हुई और उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और पूछा कि क्या मैं लियंग का फ्रेंड हूँ। मैंने रिस्पेक्ट के साथ हाँ कहा और उनसे पूछा कि मैं उनकी किस तरह हेल्प कर सकता हूँ। वह ओल्ड मैन स्लो वॉइस में बोला कि लियंग एक अच्छा यंग मैन है, लेकिन अब वह लगभग 30 ईयर्स का होने वाला है और टाइम के साथ सर्कमस्टेंसेस बदल चुके हैं। उसने कहा कि आज के ईरा में केवल फेमस टाओइस्ट कल्टीवेटर्स ही इस बात से अर्न कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि लियंग को रियलिटी समझाई जाए। अगर वह मेरे साथ ही रहता है तो उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद देख रहे हो कि मेरा तायुस टेम्पल भी अब बंद हो चुका है और यहाँ लाइवलीहुड का कोई स्टेबल सोर्स नहीं बचा है। मैंने जवाब दिया कि आज भी बहुत से यंग पीपल टाओइस्ट कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं और इस ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हैं। वह हल्का सा हंसते हुए बोला कि यह अलग बात है क्योंकि वे लोग सिर्फ स्टोरीज में दिखने वाले इमॉर्टल कल्टीवेटर्स की इमेजिनेशन करते हैं। अगर वास्तव में टाओइज्म में इमॉर्टैलिटी एग्जिस्ट करती तो यह ट्रेडिशन इस तरह डिक्लाइन क्यों करती।
मैंने धीरे से कहा कि शायद सच में ऐसे एग्जिस्टेंसेस होते हों, क्योंकि हाल ही में कई लोगों ने किसी को स्काई में उड़ते हुए देखा है। वह तुरंत इस बात को रिजेक्ट करते हुए बोला कि वह बस फ्लाइंग बर्ड्स रहे होंगे और लोग इल्यूजन में पड़ गए होंगे। फिर उसने डीप साई ली और कहा कि वह नेक्स्ट मंथ रिटायर होने वाला है, इसलिए यह लियंग की इस महीने की सैलरी है और इसे उसे दे देना। उसने मुझे एक एनवलप दिया और धीरे धीरे माउंटेन से नीचे उतर गया, जैसे उसके अंदर सालों का बर्डन उतर गया हो। मैं उस एनवलप को हाथ में लेकर स्काई की तरफ देखता रहा और डीप थॉट्स में खो गया, क्योंकि मेरे सामने दो वर्ल्ड्स की रियलिटी क्लैश कर रही थी। टाइम धीरे धीरे पास होता गया और देखते ही देखते नाइट हो गई। तब मैंने क्लॉक देखी और समझ गया कि अब वह मोमेंट आ चुका है। मैं उठकर टेंपल के पीछे वाले फॉरेस्ट की तरफ चला गया, जहाँ चारों ओर डार्कनेस और साइलेंस फैला हुआ था। मैंने अपना स्टोरेज बैग खोला और उसमें से एक ट्रांसपेरेंट जेड स्टोन निकाला, जिसके अंदर रेड लिक्विड फ्लो कर रहा था, जैसे लिविंग ब्लड हो। ये वही मिस्टीरियस ब्लड था जो कुकिंगन की मदर उस डेंजरस सी रीजन से लेकर आई थी और जिसकी पावर किसी का फेट बदल सकती थी। कहा जाता था कि यह बिना स्पिरिचुअल रूट वाले पर्सन को भी न्यू पावर दे सकता है और ऑर्डिनरी टैलेंट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल तक एलिवेट कर सकता है। मैंने डीप ब्रेथ ली और फर्म डिटर्मिनेशन के साथ उस जेड स्टोन को तोड़ दिया और उसी मोमेंट वह रेड लिक्विड तुरंत मेरे बॉडी में अब्जॉर्ब हो गया। कुछ ही सेकंड्स में वह एनर्जी पूरी तरह मर्ज हो गई और मेरे बॉडी में इमेंस पावर फ्लो होने लगी। मैंने तुरंत सीक्रेट ऑफ 10,000 स्प्रिंग्स टेक्निक एक्टिवेट की और उस एनर्जी को रिफाइन और कंट्रोल करना शुरू किया, जिससे मेरी कल्टीवेशन स्पीड अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में मैं कंडेंसड एनर्जी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल्स को क्रॉस करते हुए सीधे 10th लेवल तक पहुंच गया, जो एक नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए बेहद डिफ़िकल्ट अचीवमेंट होती है। उसी समय टीएन सिटी के ऊपर स्काई में अचानक चेंज होने लगा। जहां पहले काम मून शाइन कर रहा था, वहाँ ब्लैक क्लाउड्स छा गए और थंडर के साथ लाइटनिंग चमकने लगी। वहाँ कैंप किए हुए लोग डरकर अपने टेंट से बाहर निकल आए और किसी ने दूर पॉइंट करते हुए चिल्लाया कि टेंपल की डायरेक्शन में कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। तभी एक पावरफुल लाइटनिंग स्काई को चीरते हुए नीचे गिरी और हवा में तैरती हुई एक फिगर पर डायरेक्ट गिर गई, जिससे पूरा सीन बेहद क्लियर और टेरिफाइंग बन गया। ये सीन इतना विजिबल था कि पूरे तियान सिटी के लोगों ने उस माउंटेन पर हो रही घटना को देख लिया और वे चिल्लाने लगे कि कोई वास्तव में ट्रिबुलेशन लाइटनिंग फेस कर रहा है। कुछ लोग एक्साइटेड होकर कहने लगे कि उन्होंने पहले ही कहा था कि वहाँ कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन मौजूद है। 9th लाइटनिंग गिरने के बाद धीरे धीरे क्लाउड्स डिस्पर्स होने लगे और स्काई फिर से काम हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसी समय मैं भी वहाँ से डिसअपियर हो गया, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका था। उस रात तियन सिटी के काउंटलेस लोग उस माउंटेन की तरफ दौड़ पड़े और टाओइस्ट टेंपल के बाहर इतनी क्राउड इकट्ठा हो गई कि पूरा एरिया भर गया। टाओइस्ट प्रीस्ट शॉक्ड खड़ा ये सब देख रहा था और लोग एक्साइटमेंट और अमेजमेंट से भरे हुए थे, क्योंकि वे सभी उस अनबिलीवेबल इवेंट के विटनेस बनना चाहते थे जिसने उनकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह बदल दिया था। अब भी बहुत से लोग ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वहाँ सच में कोई इमॉर्टल कल्टीवेटर कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन जो सीन उन्होंने अपनी आंखों से देखा था उसने उनके डाउट्स को पूरी तरह ख़त्म तो नहीं किया, पर काफ़ी हद तक हिला ज़रूर दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब लियंग के पास फिर से काम आ जाएगा, क्योंकि टेंपल के प्रति लोगों का इंटरेस्ट अचानक बढ़ गया था और वहाँ एक नई एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी। उसी समय मैं तियन सिटी के ऊपर स्काई में कामली फ्लोट कर रहा था और मैंने कल्टीवेशन वर्ल्ड में सीखी हुई एक सिंपल टेक्निक यूज़ की, जिससे मैं इनविजिबल हो गया। यह इनविजिबिलिटी मेरे लिए इस सिचुएशन को हैंडल करने का सबसे ईजी और इफ़ेक्टिव तरीका था, क्योंकि इससे मैं बिना किसी को दिखे सब कुछ ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड कर सकता था। और यह पूरा एक्सपीरियंस सोचकर मैं खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उस मिस्टीरियस ब्लड की पावर ने मुझे सीधे कंडेंस एनर्जी लेवल से आगे बढ़ाकर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल तक पहुंचा दिया था, और यह प्रोग्रेस इतनी फास्ट और अनएक्सपेक्टेड थी कि मैं खुद भी इसकी डेप्थ को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन इसका इफेक्ट क्लियरली मेरे बॉडी और कॉन्शियसनेस में दिखाई दे रहा था। अब मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस लेवल तक कंट्रोल कर सकता था कि अपने बॉडी की हर सेल तक उसका इन्फ्लुएंस पहुंचा सकूं और ख़ासकर उन डिजीज्ड सेल्स को एलिमिनेट कर सकूं जो मेरे लिए सबसे बड़ा थ्रेट थीं। इसका मतलब यह था
कि अब मुझे अपनी लाइफ में डिजीज़, खासकर उस डेंजरस इलनेस से डरने की ज़रूरत नहीं थी जिसने मुझे पहले कम्प्लीटली होपलेस बना दिया था। मेरे अंदर एक नई एनर्जी और कॉन्फिडेंस आ चुका था जो मैंने पहले कभी फील नहीं किया था। और नीचे सिटी की बिजी रोड्स और लगातार चलती व्हीकल्स को देखते हुए मेरे माइंड में कई थॉट्स आने लगे और मैं अपने लाइफ के इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डीपली सोचने लगा। ये सब इतना अनरियल और अनबिलीवेबल था कि कभी कभी मुझे खुद पर भी डाउट होने लगता था कि क्या मैं वही पर्सन हूँ जो कुछ समय पहले तक एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। तभी अचानक मेरे माइंड में एक हल्का सा स्ट्रेंज थॉट आया और मैंने सोचा कि क्या अब मुझे अपनी डाइट भी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं खुद को एक कल्टीवेटर के रूप में देखने लगा था और कल्टीवेशन पाथ में डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मैंने सोचा कि क्या अब मुझे नॉन वेज, खासकर बीफ खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शायद इसका मेरी कल्टीवेशन पर कोई इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और ये छोटा सा थॉट मेरे नए लाइफ पर्सपेक्टिव और चेंजिंग माइंडसेट को क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस तरह की एपिक वीडियो आगे भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, या फिर सिर्फ एक इमोजी भी दे सकते हैं। अगर आप चाहो तो स्क्रीन पर आ रहे और भी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। मैं आपसे वही मिलूंगा।